बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 6 है आज, और इसमें आज हम देखेंगे क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, मिलर इंडिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल्स, मिलर इंडिसेस इन हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, एटॉमिक अरेंजमेंट्स इन एसएससी एंड बीसीसी क्रिस्टल्स, सिंगल क्रिस्टल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स, एनिसोट्रोपी, नॉन क्रिस्टलाइन एंड एक्स-रे डायफ्रैक्शन। ये आज के टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर 3 में से ही हैं सारे, और लास्ट में एक एग्जाम्पल है जो रहती थी पीछे वाली। और इसमें सबसे पहला आर्टिकल है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अभी इस फिगर के अंदर सिर्फ प्लेन्स को दिखाया गया है, वो एक प्लेन और उसके साथ जो इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं उनको भी दिखाया गया है। मसलन ये जो पहली फिगर है, ए फिगर है, इसमें एक प्लेन है, उसके मिलर इंडिसेस हैं 001। ये ऊपर वाला जो प्लेन है, ये प्लेन है 001। जहाँ पे 0 होगा, ये मिलर इंडिसेस 3 इंडिसेस हैं, ये 3 इंडेक्स सिस्टम है, एच के एल। पहला एच वाला, फिर के वाला और फिर एल वाला। और इसके जो इंटरसेप्ट्स होंगे, पहला हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक के अंदर पहला एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर जेड एक्सिस। ये जो सारी ये हमारी जो स्लाइड है, इसके अंदर जो तीनों फिगर्स दिखाई जा रही हैं, ए बी सी, ये तीनों क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हैं। और फिर उसके बाद हेक्सागोनल आएगी, उसके फिर अलग से होंगे। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि क्रिस्टल प्लेन्स कौन कौन से हैं। सिंपल प्लेन्स दिखाए जा रहे हैं। सिंपल प्लेन में एक प्लेन दिखाया जा रहा है और दूसरे उसके इक्विवेलेंट प्लेन्स भी दिखाए जा रहे हैं। मसलन ये जो ऊपर वाला प्लेन है, इसका नाम है 001। इसमें एच के एल मिलर इंडिसेस हैं। ये एच है 0, के 0 और एल 1। एच के एल 3, एच के एल 001। ये एक प्लेन है और इसके साथ ये इक्विवेलेंट प्लेन है जो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। और इसी तरह नीचे यहाँ एक और है, ये भी इक्विवेलेंट प्लेन है। और इस फिगर में है, ये एक प्लेन है और दो दूसरे इसके जो पैरेलल प्लेन्स हैं वो भी दिखाए हुए हैं। तो इनके भी मिलर इंडिसेस वही होंगे, एक प्लेन के भी वही होंगे, और इस प्लेन के साथ जितने भी पैरेलल प्लेन्स और आएंगे उन तमाम के मिलर इंडिसेस सेम होंगे। और तीसरे में भी एक ये प्लेन दिखाया जा रहा है, उसका पैरेलल प्लेन एक और ये पड़ा हुआ है, और इसका एक पैरेलल प्लेन और ये पड़ा हुआ है। इस प्लेन का नाम है 111। ये भी 111 है, ये भी 111 है, ये भी 111 है। तो एक प्लेन दिखाया जा रहा है और उसके इक्विवेलेंट प्लेन्स भी दिखाए जा रहे हैं। ये प्लेन है, ये दोनों इक्विवेलेंट प्लेन है। इस प्लेन को दिखाया जा रहा है, ये दोनों इक्विवेलेंट प्लेन है। इस प्लेन को दिखाया जा रहा है, ये दोनों इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं। और ये 3 इंडिसेस सिस्टम है, और 3 इंडिसेस सिस्टम के अंदर एच के एल है मिलर इंडिसेस। और ये मैं आपको बताता हूँ कि मिलर इंडिसेस कैसे हम फाइंड करते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर चल जाएंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लें कि ये प्लेन्स हैं, और इसका जो प्लेन है वो 001 है, जहाँ पे 0 होगा, पहला इसका इंटीजर 0 एच है, दूसरा इंटीजर 0 के है, तीसरा इंटीजर इसका 1 है, वो एल है, एच के एल, एच 0। तो यहाँ पर 0 आएगा, उसका मतलब है कि उस एक्सिस के पैरेलल है। जहाँ भी 0 आएगा आप समझे कि उस एक्सिस के पैरेलल है। मसलन एच के एल, एच का मतलब है एक्सिस के साथ, के का मतलब है वाई एक्सिस के साथ, और एल का मतलब है जेड के साथ। तो ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, ये देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस हैं। तो जहाँ पे 0 आ जाए तो आप समझें कि ये उस एक्सिस के पैरेलल प्लेन की बात हो रही है। 0 एक्स के साथ भी 0, एक्स साथ पैरेलल होगा, वाई में फिर 0, और जेड में 1, और ये 1 को कट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ऐसा प्लेन है जो एक्स के साथ भी पैरेलल है, वाई के साथ भी पैरेलल है, और जेड को ये कट कर रहा है, ऊपर ये कट कर रहा है। तो ये प्लेन हो गया 001। और इस प्लेन के जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे उन सब के इंडिसेस यही होंगे 001, और इसका भी 001। अब यहाँ पर देखें दूसरे फिगर के अंदर, बी के अंदर, ये प्लेन है 110। 110 का मतलब है
एक्स इंटरसेप्ट इसका जो है वो 1 है, एच इसका 1, के इसका 1, एल इसका 0। एल 0 का मतलब है ये जेड एक्स के साथ पैरेलल होगा। 0 जहां भी 0 आ रहा है उसका मतलब है कि वो उस एक्स के साथ ये पैरेलल प्लेन होगा। एक्स इंटरसेप्ट एच, एक्स इंटरसेप्ट 1, ये देखें ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को ये देखिए ये कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इसकी लेंथ है 1। वाई, ये वाई एक्सिस है, वाई को भी कहाँ कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, वाई भी 1 है और जेड 0 है। 0 का मतलब जेड एक साथ इसने पैरेलल होना है, तो ये एक दूसरा प्लेन है 1 1 0 ये वाला, ये देखें। और ये दोनों प्लेन इसके साथ पैरेलल हैं, बिल्कुल इसके साथ पैरेलल हैं, तो इनके भी यही इंडिसेस होंगे 1 1 0 ही होंगे। और तीसरे में अगर आप देखें तो H1 K1 L1, H का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट इसका जो है वो भी 1 होगा, और Y वो भी 1, Y इंटरसेप्ट भी 1, ये देखें ये 1, और Z के साथ भी ये देखें ये 1, तो 1 1 1 ये तीनों को मिला के एक प्लेन बना दिया, ये एक प्लेन आ गया 1 1 1, और इसके साथ ये पैरेलल प्लेन है और ये भी इसके साथ पैरेलल प्लेन है, तो ये इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं और इनके भी वही मिलर इंडिसेस होंगे 1 1 1। तो इसको देखते हैं, सीखते हैं कि ये कैसे हम लगा सकते हैं, मिलर इंडिसेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई एक स्ट्रक्चर दी हुई है तो हम इसके मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और अगर उन्होंने मिलर इंडिसेस दे दिए हैं तो हम उसका प्लेन भी बना सकते हैं। तो ये देखें अगली फिगर के अंदर ही आएगा, ये दूसरी फिगर है। इस फिगर में देखें फाइंडिंग द मिलर इंडिसेस HKL कैसे फाइंड करें, ये बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसीजर है। तो अगर आप इसको गौर से एक दफ़ा समझ लें तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी। पहला पॉइंट वो कहता है कि प्लेस ए न्यू ओरिजिन एट द कॉर्नर ऑफ एन अदर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल आपने लेना है, उसके साथ एक और यूनिट सेल ले लेना है, तो जो दूसरा यूनिट सेल है उसके कॉर्नर के ऊपर आपने ओरिजिन रख देना है। ओरिजिन का मतलब है आपने सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच करनी है और उसका जो ओरिजिन है वो उसके कॉर्नर के साथ होगा। एक आपने यूनिट सेल लेना है, उस यूनिट सेल के साथ एक और यूनिट सेल उसी तरह का आइडेंटिकल लगा लेना है, और आपने क्या करना है उस आइडेंटिकल यूनिट सेल के एंड पे आपने एक ओरिजिन रख देना है। ओरिजिन का मतलब है 0 0 0 आपने वहां पे रख देना है, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच कर देना है, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, फाइंडिंग द इंटरसेप्ट फॉर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेना है, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना है, जेड इंटरसेप्ट निकाल लेना है। एक्स को वो प्लेन कहाँ पे काट रहा है, वाई को कहाँ पे काट रहा है, जेड को कहाँ पे काट रहा है। फिर जो x का इंटरसेप्ट होगा उसे आप a का नाम दे दें, y का नाम आप y इंटरसेप्ट का नाम आप b दे दें, और z इंटरसेप्ट का नाम आप c दे दें। तो x y z तीनों एक्सेस के इंटरसेप्ट्स आपने फाइंड करने हैं और उन इंटरसेप्ट्स को नाम दे देना है a b c। फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है, एक और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कहता है कि प्लेन पैरेलल टू एन एक्सिस, वो प्लेन जो किसी एक्सिस के साथ पैरेलल में होगा is considered to have an infinite intercept। उसका जो इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी होगा, आपने वहां पे इन्फिनिट लगा देना। अगर वो एक्स के साथ पैरेलल है तो आपने ए को इन्फिनिटी कर देना है, अगर वाई के साथ वो पैरेलल है तो आपने बी को इन्फिनिटी कर देना है, अगर वो जेड के साथ पैरेलल है तो आपने सी को इन्फिनिटी पुट कर देना। ठीक है जी, पहला काम क्या है, आपने ओरिजिन रखना है, ओरिजिन रखना है एक साथ वाले अनदर यूनिट सेल के ऊपर, और फिर दूसरा क्या काम है, आपने एक्स वाई जेड के इंटरसेप्ट्स लेने हैं और उन इंटरसेप्ट्स को नाम देना है ए बी सी, और उन इंटरसेप्ट में अगर एक्स वाई जेड में अगर कहीं पे कोई नहीं काट रहा, कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो वहाँ पे आप उसकी वैल्यू इन्फिनिटी लगा दें। अगर एक्स एक्सिस में वो प्लेन नहीं काट रहा तो वहाँ पे आप इन्फिनिटी लगा दें, ए को इन्फिनिट कर दें। अगर वाई एक्सिस में वो प्लेन नहीं कट कर रहा वाई एक्सिस को, तो बी की जो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, और अगर जेड एक्सिस में कोई इंटरसेप्ट नहीं है उस प्लेन का तो आप सी को इन्फिनिट पुट कर दें। अच्छा, फिर कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स आर टेकन, फिर आपने इनके रेसिप्रोकल्स ले लेने। रेसिप्रोकल मतलब है अगर ए 1 है तो उसका 1/1 आ जाएगा, बी अगर 1 है तो उसका 1/1 आ जाएगा, सी अगर इन्फिनिटी है तो 1/∞ वो 0 हो जाएगा। तो ये काम आपने करना है। फिर यही बात उसने कहा है, रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस नंबर्स आर टेकन। इस स्टेप में वो कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट आर देन मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव ए बी एंड सी लैटिस पैरामीटर। तीसरे स्टेप में आपने
उनको लेटेस्ट पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। कैपिटल ए को स्मॉल ए के साथ, कैपिटल बी को स्मॉल बी के साथ, कैपिटल सी को स्मॉल सी के साथ, इनके इंटरसेप्ट्स के साथ। या फिर उसने ये इक्वेशन दे दी, हमारे लिए थोड़ा सा आसान काम कर दिया। उसने कहा जी आप ये काम कर लें, ए बी सी और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ये स्मॉल ए क्या चीज़ है, लेटेस्ट पैरामीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस, स्मॉल बी लेटेस्ट पैरामीटर लॉन्ग वाई एक्सिस, स्मॉल सी लेटेस्ट पैरामीटर लॉन्ग जेड एक्सिस, कैपिटल ए एक्स इंटरसेप्ट, कैपिटल बी वाई इंटरसेप्ट, कैपिटल सी जेड इंटरसेप्ट। आपने इस इक्वेशन के अंदर वो डाल देने जो भी इंटरसेप्ट। ए ओवर ए करेंगे तो ये देखें इसका रेसिप्रोकल तो खुद ही हो रहा है। तो ये जो पहला है वो एच आ जाएगा, ये के आ जाएगा और ये एल आ जाएगा। तो फिर कहता है कि इफ नेसेसरी कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। आपने इसको इंटीजर्स में चेंज करना है अगर ज़रूरत है तो। यानी अगर एक आंसर 1/2 आ रहा है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर एक आंसर 1/3 आ रहा है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है जो भी आंसर आएगा। और आखिरी स्टेप में वो कहता है कि आपने इसको पेरेंथीसिस के अंदर एच के एल को रखना है और बीच में ना कोई कॉमा लगाना है ना कोई स्पेस देनी, एच के एल, और यूँ आपने डिनोट कर देना है। तो ये तो एक बिल्कुल भी आसान सा प्रोसीजर है मिलर इंडिसेस निकालने का। देखिए इसमें 2-3 स्टेप हमें बताए हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने एक ओरिजिन रखना है, वो जो यूनिट सेल उसने दिया है उसी तरह के एक आइडेंटिकल यूनिट सेल हम बना लेंगे और उस यूनिट सेल के ऊपर कोई ओरिजिन हम रख देंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट हमने लेने हैं और उनका हमने नाम रखना है कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी। तीसरे स्टेप में क्या करना है, उन्हीं का रेसिप्रोकल्स ले लेना है। चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, उन्हीं को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को लेटेस्ट पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देना है और वो हमारे पास नंबर आ जाने हैं, एच के एल हो जाने हैं। ठीक है, अगर वो सिंपल इंटीजर्स में तीनों मौजूद हैं तो ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो आपने उसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करके ख़त्म करना है किसी भी तरीके से, चाहे आपको कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़े या फिर आपको कोई डिवाइड करने पड़े, आपने वो फ्रैक्शन जो है वो तीनों की ख़त्म करनी है। कॉमन फ्रैक्शन के साथ, कॉमन फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। और आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, पेरेंथीसिस के अंदर उन्हें तीनों वैल्यूज़ को आपने रख देना है और वो जो 3 वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान ना कोई स्पेस देनी है और ना उसके दरमियान कोई कॉमा डालना है। ठीक है, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं जी, फिर और समझ आ जाएगी। और इसकी समरी जो है वो यहाँ पर दी हुई है। समरी में जो मिलर इंडिसेस हैं वो एच के एल हैं और एच कैसे निकालना है, फार्मूला होगा एन ए ओवर ए कैपिटल ए, एन बी और कैपिटल बी, एन और एन सी और कैपिटल सी। यहाँ पर n जो है ये इसकी फ्रैक्शन है जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है, कोई सिंपल फ्रैक्शन है। n 1 भी हो सकता है, ये इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इनिशियली हम इसको 1 1 करेंगे, n को 1 पुट कर देंगे, यहाँ स्मॉल n को 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे स्मॉल n को 1 पुट कर देंगे। अच्छा जी, फिर इसमें ये स्मॉल ए है, ये क्या है, लेटेस्ट पैरामीटर है। ठीक है, वो जो यूनिट सेल है उसकी एक्स एक्सिस में कितनी लेंथ है, स्मॉल ए। यूनिट सेल की वाई एक्सिस में कितनी लेंथ है, स्मॉल बी। यूनिट सेल की जेड एक्सिस में कितनी लेंथ है, स्मॉल सी। ये लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। और इसमें जो कैपिटल ए आ रहा है, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, ये इंटरसेप्ट्स हैं। कैपिटल ए क्या चीज़ है, एक्स इंटरसेप्ट है। कैपिटल बी क्या चीज़ है, वाई इंटरसेप्ट है। कैपिटल सी जो है वो क्या है, जेड इंटरसेप्ट। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इंटरसेप्ट्स हैं और स्मॉल ए बी सी क्या चीज़ है, लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं। और एन जो है वो एक सिंपल नंबर है। और फिर आपने इसको क्या करना है, इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर बना के रख देना है, तो ये आपके हो जाएंगे मिलर इंडिसेस एच के एल। एक एग्जाम्पल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल भी हमें समझ आ जाएगी। और एक बात और उसने हमें यहाँ पर बता दी है कि अगर इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है तो आपने उसके ऊपर इंटीजर के ऊपर बार लगा देना है, 1 बार। मसलन अगर कोई इसका एच या के या एल कोई -1 आ रहा है उसका आंसर, तो आपने इसको -1 नहीं लिखना बल्कि 1 बार लिख देना है। अगर -2 आ रहा है तो आप उसको 2 बार लिख देना, अगर 3 आ रहा है तो 3 बार आपने लिख देना। तो ये आपने काम करना है। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारी 3.11। 3.11 ये एग्जाम्पल है, कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेनर इंडिसेस या मिलर इंडिसेस। आपने मिलर इंडिसेस के निकालने हैं
और क्या डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन शोन इन द स्केच ए। स्केच ए के अंदर उसने एक हमें प्लेन दे दिया है और हमें कहा जा रहा है कि हम इसका मिलर इंडिसेस फाइंड करें, एच के एल हम इसका फाइंड करें। फिगर में देखें, ये हमारा यूनिट सेल है जो उसने दिखाया है, शक्ल इसकी क्यूबिक है। अभी हम सिर्फ क्यूबिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर हेक्सागोनल आएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो क्यूबिक है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इस सिंपल से सिस्टम के अंदर हम एच के एल फाइंड करेंगे। उसने हमें प्लेन एक दे दिया है, ये वाला जो प्लेन है यहाँ पर शेडेड है। अगर आप देखें तो ये जो प्लेन है, आपने इसके मिरर इंडिसेस निकालने हैं और उसका उसने सिंपल सा तरीका बता दिया है। क्या बताया है? पहले स्टेप में कहा है कि ये जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल का मिलता जुलता यूनिट सेल आप और इसके साथ अटैच कर लें और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच कर दें, ओरिजिन आप वहां पर अटैच कर दें। ये हमारा यूनिट सेल है, ये प्लेन है शेडेड, इसी के हमने एच के एल निकालने हैं, मिलर इंडिसेस इसी के निकालने हैं। और यहाँ पर उसने बता दिया कि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की जहाँ पर यूनिट सेल टच कर रहा है, कट कर रहा है, उसकी लेंथ है। ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस में यूनिट सेल जहाँ पर कट कर रहा है उसकी लेंथ जो है वो स्मॉल बी है। और ये जेड एक्सिस है, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जहाँ पर यूनिट सेल इसको कट कर रहा है इसकी लेंथ है स्मॉल सी। एक्स के साथ स्मॉल ए, वाई के साथ स्मॉल बी और जेड के साथ स्मॉल सी है। और प्लेन उसने ये बता दिया कि ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन है। आपने इसके मिलर इंडिसेस निकालने। पहला स्टेप था कि हम इसका ओरिजिन निकालें। ओरिजिन पहला स्टेप था कि हम एक इसी तरह का क्यूबिक इसके एक साइड में बना लें और उसके ऊपर ओरिजिन लगाएं। यहाँ पर देखें, ये थी प्लेस अ न्यू ओरिजिन एट द कॉर्नर ऑफ अनदर यूनिट सेल। एक न्यू ओरिजिन आपने रखना है, सबसे पहले आपने काम करना है कि एक न्यू ओरिजिन रखना है एट द कॉर्नर ऑफ अनदर यूनिट सेल। तो इसी तरह का मिलता जुलता हमने एक यूनिट सेल ले लिया। ये देखें, ये यूनिट सेल था, इसी यूनिट सेल से मिलता जुलता ये देखें एक और यूनिट सेल हमने इसके साथ प्लेस कर दिया और उसके कॉर्नर के ऊपर हमने एक ओरिजिन रख दिया ओ डैश। ये उसने लगाए हुए थे, ये देखें ये ओरिजिन उसने, उसका ओरिजिनल ओरिजिन है ओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हमने क्या काम किया, इसी तरह का यूनिट सेल इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया और ये जो नया ओरिजिन है दूसरे यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर एक नया ओरिजिन ले लिया और उसका नाम रख दिया ओ डैश। पहला काम तो पहला स्टेप तो हो गया जी हमारा। पहला स्टेप यही था कि प्लेस अ न्यू ओरिजिन एट द कॉर्नर ऑफ अनदर यूनिट सेल। दूसरे यूनिट सेल के ऊपर आपने एक ओरिजिन रखना है। ये देखें, दूसरे यूनिट सेल के ऊपर आपने एक ओरिजिन रख दिया ओ डैश। उसका दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप है जी इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना, वाई इंटरसेप्ट निकालना और जेड इंटरसेप्ट निकालना। अच्छा, अब हमारा जो ओरिजिन है वो ये है। अब हमने इसके लिहाज से सारा काम करना है, सारी कैलकुलेशन इसके लिहाज से करना है। ये जो नया ओरिजिन हमने रखा है, सारी कैलकुलेशन अब इसके लिहाज से होंगी। ये देखें, इस ओरिजिन का ये एक्स एक्सिस है, नए ओरिजिन का ये एक्स एक्सिस है। ये जो प्लेन है ये इस एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा। गौर से देखें, कॉर्नर के ऊपर हमने एक नया ओरिजिन रख दिया। इस जो नया ओरिजिन है इसका ये एक्स एक्सिस है, इसी के साथ पैरेलल एक्स के साथ ये पैरेलल एक्स डैश, और ये इसका था वाई तो वाई तो वही है, उसी डायरेक्शन में है। ये जेड है तो ये जेड डैश इसके साथ पैरेलल है। ओरिजिन हमने रख लिया, एक नया यूनिट सेल यहाँ पे रख लिया, इसके कॉर्नर के ऊपर हमने नया ओरिजिन रख लिया। इस ओरिजिन के लिहाज से हमने एक्स वाई जेड के इंटरसेप्ट निकालने और एच के एल निकालने का ये फार्मूला है। एच का फार्मूला एन ए ओवर कैपिटल ए, के का फार्मूला एन बी ओवर कैपिटल बी, एल का फार्मूला एन सी ओवर कैपिटल सी। हमने क्या करना है, एच के एल निकालना है। और एच के एल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस ए बी और सी की यानी इंटरसेप्ट्स की वैल्यू को इसमें डालना, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू को डालना। कैपिटल ए क्या चीज़ है, ये एक्स इंटरसेप्ट है, हमारा एक्सेस ये है, ये वाला एक्सेस है। इस एक्सिस के ऊपर ये प्लेन कुछ भी नहीं, काट भी नहीं रहा।
ये जो प्लेन उसका पड़ा हुआ है, शेडेड प्लेन पड़ा हुआ है, ये हमारे इस एक्सिस के को कहीं से भी नहीं काट रहा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये प्लेन इसके साथ पैरेलल है, लिहाजा जो पैरेलल होगा उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। मैंने आपको कहा था अगर वो नहीं काट रहा तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो ए की वैल्यू ये देखें यहाँ पे उसने ली हुई है इन्फिनिटी ए, इसकी वैल्यू चूंकि एक्स एक्सिस पर ये प्लेन काट नहीं रहा लिहाजा उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। वाई एक्सिस के ऊपर देखें बी इंटरसेप्ट होगा, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके ऊपर देखें ये कहाँ काट रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस और इस तरफ जाएं तो वाई डैश होगा, ये हम जानते हैं। एक तरफ सर, जाएं जी, इसमें आप काटने की बात कर रहे हैं, काटने से मेरा टच करना टच करना जी, सर? काटने वाले को टच करना जी, बिल्कुल ठीक, टच करने की बात है, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस में एक तरफ जाएं तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, दूसरी तरफ जाएं तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इस तरफ कितनी लेंथ है, इस तरफ इसकी लेंथ है स्मॉल बी, दूसरी तरफ जाएंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल बी। तो वाई एक्सिस के ऊपर ये प्लेन कहाँ काट रहा है, कितने डिस्टेंस पे काट रहा है, इसका ये जो डिस्टेंस है ये माइनस बी है, तो बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस बी, कैपिटल बी की वैल्यू माइनस बी है, और ये देखें यहाँ पे उसने पुट कर दी माइनस बी। अच्छा, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के ऊपर ये प्लेन कहाँ काट रहा है, बिल्कुल सेंटर में काट रहा है, और अगर इसकी ये टोटल लेंथ जो है वो सी हो तो जहां से ये काट रहा है ये हाफ है उसका c/2, तो कैपिटल सी की वैल्यू c/2 आ जाएगी। ये देखें ये c/2 है, यहाँ से देखें ए एक साथ कट जाएगा 1 और इन्फिनिटी 0, बी बी से कट जाएगा -1, सी सी से कट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसके मिलर इंडिसेस की वैल्यू एच के एल की वैल्यू आ जाएगी 0, -1 और 2, और आपने इसको लिखना है फॉर्म में, प्रॉपर उसकी जो फॉर्म है, पेरेंथेसिस लगा दिए, x की वैल्यू, h की वैल्यू 0, k की वैल्यू -1 को आप 1 बार लिखेंगे और जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये एच के एल 0 1 बार 2 आ जाएगा। मैं इसको रिपीट करता हूँ, इसी को जो एग्जाम्पल हमने की है इसी को मैं रिपीट करता हूँ, ज़रा आप गौर से देखिएगा। स्टेप वही है जो पहले हमने एक्सप्लेन किए हैं, ये स्टेप है, ये देखें, अब दोबारा देखें। इन स्टेप में आता है, पहले इसने कहा जी आप एक न्यू रीजन रखें कॉर्नर के ऊपर और किसी दूसरे यूनिट सेल के ऊपर, प्लेस अ न्यू ओरिजिन एट द कॉर्नर ऑफ एन अदर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल जो उसने हमें दिया हुआ था उसी से मिलता जुलता यूनिट सेल हमने उसके कॉर्नर पर रख दिया, उसी के कॉर्नर को हमने ओरिजिन बना लिया, उसी के कॉर्नर को ओरिजिन बना लिया। ये देखें ये यूनिट सेल उसने दिया था, इसी तरह का मिलता जुलता यूनिट सेल हमने यहाँ रख लिया, इसका जो कॉर्नर है इसका नए यूनिट सेल का जो हमने साथ रखा है इसी को हमने एक ओरिजिन बना लिया। ये ओरिजिन था, पहला उसने कहा था ये ओ है, हमने इसका नाम ओ डैश रख दिया। ये एक्स एक्सिस था तो ये इसके साथ पैरेलल है, ये एक्स डैश है, ठीक है। ऊपर जो है इसका जेड एक्सिस है, हमने ये जो नया लगा लिया ये जेड डैश है, जेड डैश और जेड ये दोनों पैरेलल हैं, एक्स और एक्स डैश पैरेलल है, और वाई तो है भी वही सेम ही है, इसको वाई डैश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाई है। अच्छा, अब उसने डायमेंशन हमें दे दी, एक्स को कहाँ से ये काट रहा था, ए पर। अच्छा जी, ये लेंथ जो है वो बी है, ये लेंथ सी है, ठीक है। तो अब हमने इसके फार्मूले में डालनी है वैल्यूज। फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी एच के एल, और एच फाइंड करने का एन ए ओवर कैपिटल ए, एन बी ओवर कैपिटल बी, एन सी ओवर कैपिटल सी। यहाँ पे ए बी सी इसके लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं, लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं ये देखें, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं। एन की वैल्यू का आप फिलहाल तो आप 1 ही रखें हर जगह पे, नॉर्मलाइज करने के लिए है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या चीज़ है, इंटरसेप्ट्स हैं, एक्स वाई और जेड के इंटरसेप्ट्स हैं। अब हमारा सिर्फ यही काम है कि हमने जो नया ओरिजिन लगाया है इस नए ओरिजिन के लिहाज से हम कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू को फाइंड करें। कैपिटल ए क्या चीज़ है, एक्स इंटरसेप्ट, ये जो हमने नया ओरिजिन लगाया है इसके एक्स एक्सिस के ऊपर ये प्लेन कहीं भी नहीं टच कर रहा, लिहाजा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर प्लेन ना काटे तो उसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होगा, यानी ये इन्फिनिटी पे जाके इसको कट करेगा, ये मतलब है। अगर यहाँ पे ये कट करता हुआ नजर नहीं आ रहा तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके इसको कट करेगा,
लिहाजा आपने इसका एक्स इंटरसेप्ट को इन्फिनिट कर देना है, और जब जब 1 और इन्फिनिट हो जाना है तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, हमें पता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जिस एक्सेस के साथ प्लेन पैरेलल होगा उसको आपने, या नहीं टच कर रहा होगा उसको आपने इन्फिनिटी पुट कर देना। ये देखिए आपने इन्फिनिटी रख ली, 1 और इन्फिनिटी के 0 हो जाएंगे। उसके बाद देखें वाई इंटरसेप्ट बी, कैपिटल बी, ये देखें इस तरफ आ जाएं तो वाई पॉजिटिव और इस तरफ आए तो वाई नेगेटिव। ये जो प्लेन है ये यहाँ से इसको काट रहा है और वाई के साथ बी लेंथ है, और अगर इधर जाए तो माइनस बी हो जाएगा, तो कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। और इसी तरह ये जेड डैश है और इसमें आपने सी की, कैपिटल सी की वैल्यू इंटरसेप्ट की लेनी है। तो अगर ये यहाँ पर टच कर रहा होता तो हम इसको सी लिख लेते, चूंकि ये दरमियान में काट रहा है लिहाजा हमने इसको कहा कि ये जो डायमेंशन है ये c/2 है। तो कैपिटल सी की वैल्यू जो है वो c/2 है। आप इसको सिंप्लीफाई करें 0, -1 और 2, और जो -1 है उसको आप 1 बार लिखेंगे और फिर ये 2 आ जाएगा और इसको आप पेरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर लें। मेरे ख्याल में आपको शायद समझ आ गई होगी, तो आगे थोड़ी और दोबारा फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक और एग्जांपल आ रही है। पहली एग्जांपल के अंदर उसने क्या किया है, हमें एक प्लेन दे दिया है और प्लेन दे के हमें कह रहा है जी कि आप इसके मिलर इंडिसेस निकालें। अगली एग्जांपल के अंदर वो हमें मिलर इंडिसेस ये दे देगा और हमें कहेगा कि आप प्लेन बनाओ, तो हमने प्लेन बना लेना है ताकि थोड़ी सी और समझ आ जाएगी। तो दो ही एग्जांपल उसने दी हुई हैं, तो दोनों को हमने देख लेना है। तरीकाकार आसान है जी। बेसिक इक्वेशन इसके अंदर यही लगेगी जो यहाँ पर दी हुई है, एच के एल वाली, एच इज इक्वल टू एन ए और कैपिटल ए, एन बी और कैपिटल बी और एन सी और कैपिटल सी। ये एच के एल बेसिक इक्वेशन यही है, इसी के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है और अगली एग्जांपल के अंदर भी यही आएगा। ये इक्वेशन जो है वो हर जगह पे अब लगेगी, हेक्सागोनल के अंदर भी इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हेक्सागोनल की इक्वेशन आ जाएगी। बहरहाल जी दोबारा देख लें प्रोसीजर में उसने कहा जी मिलर इंडिसेस के लिए कहता है कि आप एक ओरिजिन प्लेस करें साथ वाले दूसरे यूनिट सेल के ऊपर, वो हमने प्लेस कर देना है। फिर एक्स वाई जेड, उस नए ओरिजिन के मुताबिक एक्स वाई जेड की आपने क्या करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करनी है, और वो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होगी, उसे आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन दी हुई है ए ओवर स्मॉल ए और कैपिटल ए, बी और कैपिटल बी, सी और इसमें आपने पुट कर देना। आपके पास ये जो आंसर आएगा उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये स्मॉलेस्ट इंटीजर के अंदर आपने उसको लिखना है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में। स्मॉलेस्ट इंटीजर आप बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, डिवाइड करके भी बना सकते हैं। आगे कोई सिचुएशन आएगी तो उसमें हम देखेंगे। अगर कहीं 1/2 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, अगर 1/3 आ रहा है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली हम इसको एच के एल को एक पेरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, अगली एग्जांपल हम ये एग्जांपल करके हम नमाज पे चले जाएंगे। ये वाली एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, हम इसके बाद ये एग्जांपल है, हम इसके बाद नमाज पे चले जाएंगे। सानी तो आ रही है, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी ब्रेक ले लेता हूँ। जी सर यहाँ भी कर लेते हैं। चलें अभी ब्रेक कर लें, फिर आगे हम इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें नहीं समझ आई तो आप मुझे बता दें। अभी सर आगे समझ में शॉर्ट थोड़ा सा आपको बता दें। चलें ठीक है। हाँ जी आप पूछें। सर वो एक्स एक्सिस का थोड़ा सा नहीं पता चला। एक्स एक्सिस का सर वो मतलब जी सर वो जेड के साथ टच कर रही है, तो सर वो जब आगे की तरफ आके दोबारा उस जेड के किसी और के साथ टच कर रही है, सर वो एक्स एक्सिस के साथ सर मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं वहां पे आएगी कोई भी, सर ये मतलब जेड बार से आगे को जो लाइन आ रही है ये अब ये आपको नजर आ रही है, इस स्लाइड की आप बात कर रहे हैं? जी सर इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें देखें ना एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है। अब एक्स डैश को ये कभी भी नहीं टच करेगा, देख लें। करेगा जी सर। अच्छा, जिस लाइन के साथ टच करेगा हम उसे लेंगे। हाँ, हमने इंटरसेप्ट लेना है, ये इंटरसेप्ट है नहीं, एक्स डैश का इंटरसेप्ट 0 है। जब इंटरसेप्ट नहीं होगा तो हम उसको इन्फिनिटी पुट कर देंगे, जहां भी इंटरसेप्ट नहीं होगा इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है जी। वाई एक्सिस के ऊपर ये देखें दूसरी तरफ कट कर रहा है, तो एक तरफ जो है वो प्लस भी है, दूसरी तरफ माइनस भी है, तो ये माइनस भी आ जाएगा। जेड भी अगर आप देखें तो ऊपर जो है वो दरमियान में कट कर रहा है, तो सारी लेंथ होती तो सी होती, चूंकि दरमियान में कट रहा है तो ये c/2 हो गया। ठीक। और सर ये जो हम क्यूब खुद बनाएंगे हमेशा लेफ्ट साइड पे ही बनाएंगे या मतलब दूसरी साइड पर भी बना सकते हैं? नहीं, आप दूसरी साइड पे बना लेंगे। अगर हम दूसरी साइड पे बनाते हैं ना तो फिर कोई भी, अब देखिए अगर आप इसी क्यूब को आप दूसरी तरफ रख के देखें तो क्या आपको कोई वैल्यू मिलेगी? मेरा नहीं ख्याल कि कुछ वैल्यू आपको मिलेगी।
जी सर। नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, यहीं पे आपको रखना पड़ेगा। और अगर ये प्लेन उल्टा होता तो फिर आपको ये ओरिजिन दूसरी तरफ रखना पड़ना था। सर जो हमने नया यूनिट सेल बनाया है जी, तो उसको डॉटेड बना सकते हैं, ड्रा किया हुआ ना जैसे हाँ इधर जी आपने हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपने इन्होंने चॉइस थे पहले हाँ जी इन्होंने पता क्या उन्होंने जो पहले दिया हुआ था उसको उन्होंने डॉटेड पे बना लिया, और जो नया था उसको हमने कंटिन्यूस लाइन से बनाया इन्होंने। तो कंटिन्यूस लाइन से बनाने का मतलब है कि अब हमने इसके जो एक्स वाई जेड के इंटरसेप्ट है ना इसी के लिहाज से देखने। सही है सही, इस वजह से उसको कंटिन्यूस कर दिया और पिछले वाले को डॉटेड कर दिया। ठीक है सर। डॉटेड का मतलब है कि अब आपने इसको कंसीडर नहीं करना, एक्स वाई जेड को नहीं कंसीडर करना, अब आपने एक्स डैश वाई और जेड डैश को कंसीडर करना। सही है, ठीक है। इसलिए पिछले को उन्होंने डॉटेड किया हुआ। ठीक। इसको हम देख रहे थे इसी एग्जांपल को कि उसने हमें प्लेन दे दिया, तो हमें इस प्लेन के मिरर इंडिसेस निकालने थे। हमने क्या किया, इसी तरह का यूनिट सेल इसके साथ एक और रख दिया और उसके कॉर्नर पर हमने एक नया ओरिजिन ले लिया, उसको हमने ओ डैश कह दिया। अब हमारी सारी जो कैलकुलेशन होनी है इस नए रेफरेंस एक्सिस के साथ होनी है। ठीक है, हमने देखा कि इसका एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं, लिहाजा यहाँ पर हमने कैपिटल ए की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, और बी वाई एक्स के साथ इसका जो इंटरसेप्ट था वो पॉजिटिव में नहीं था, नेगेटिव में था, नेगेटिव डायरेक्शन में था, लिहाजा हमने वहाँ पे माइनस बी ली दिया। और जेड एक्स के साथ इसका जो इंटरसेप्ट है वो इसके हाफ पॉइंट के ऊपर है, तो ये c/2, तो सी की कैपिटल सी की जगह c/2 पुट कर दिया, और इसकी जो वैल्यू है 0 1 बार और 2 आ गई। अच्छा, ये हमने कर लिया था। उसके बाद अगली एग्जांपल है 12th एग्जांपल, उसमें कहता है कंस्ट्रक्ट ए स्पेसिफाइड क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन। उसने कहा कि ये प्लेन बना के दिखाओ। कौन सा प्लेन है? कंस्ट्रक्ट ए 101 प्लेन विद इन द फॉलोइंग यूनिट सेल। यूनिट सेल उसने वही लिया है, क्यूबिक लिया है, तो क्यूबिक के अंदर आपने 101 बनाना है। अब इसको बनाने का वही तरीका है, पहले हमने कैसे बनाना है, ये 101 का मतलब है कि उसने हमें क्या दे दिया, h की वैल्यू 1 दे दी, k की वैल्यू 0 दे दी और l की वैल्यू अपने 1 दे दी। 101 यहाँ से ही नजर आ रहा है कि ये y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ऐसा प्लेन जो हम प्लेन बनाने जा रहे हैं 101 है। 101 का मतलब है एच के एल, के की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब ये है कि ये वाई एक्स के साथ वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, वाई को ये टच नहीं करेगा। ये तो एक चीज़ तो यहीं से समझ आ गई। अब हमने क्या किया, हमने एक क्यूब बना लिया। ये देखें, ये क्यूब है और इसमें हमने फिर वो डायमेंशन लगा ली। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस आ गया, इस जहाँ से टच कर रहा है एक्सिस को, जहाँ से कट कर रहा है, इसकी ये जो लेंथ है ये स्मॉल ए आ गई। ये वाई एक्सिस है, जहाँ से वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसकी जो लेंथ है लेटेस्ट पैरामीटर लॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो स्मॉल बी हो जाएगा। और जेड एक्सिस जहाँ से ये काट रहा है उसकी जो लेंथ है वो उसका लेटेस्ट पैरामीटर लॉन्ग जेड एक्सिस स्मॉल सी है। तो ए बी सी इसके लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं, और हमें कहा जा रहा है कि हम एक प्लेन बनाएं। कैसे प्लेन बनाएं? जो 101 वाला हो, यानी उसके एच जो है वो 1 हो, के 0 हो और एल 1 हो। ठीक है जी। अब एच के एल हमें दे दिया, हमें इसका ए बी सी निकालना है। एच के एल दे दिया तो पहले उसने प्लेन दिया था, हमने उसका ए बी सी निकाल के इस इक्वेशन के अंदर पुट करके एच के एल हमने निकाल लिया। अब उसने एच के एल हमें निकाल दिया, तो ये बेसिक इक्वेशन वही है कि h इज इक्वल टू एन ए ओवर कैपिटल ए, ये वही बेसिक इक्वेशन है। और k की इक्वेशन थी एन बी और कैपिटल बी, और ये l की इक्वेशन थी एन सी और कैपिटल सी। तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, क्योंकि हमें इंटरसेप्ट चाहिए। हमने देखना है कि इंटरसेप्ट जो है वो कहाँ इंटरसेप्ट हमने बनाने। आपको पता है प्लेन बनाने के लिए ना हमें 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, कम से कम 3 पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर 2 पॉइंट होंगे तो प्लेन नहीं बनेगा, एक लाइन बनेगी। अगर 3 पॉइंट होंगे तो उसका एक प्लेन बनेगा। 3 पॉइंट का भी प्लेन बन सकता है, 4 पॉइंट का भी प्लेन बन सकता है, 5 पॉइंट का भी प्लेन बन सकता है, बेशुमार पॉइंट्स का प्लेन बन सकता है। तो प्लेन बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट होने ज़रूरी हैं। तो वही जो 3 पॉइंट है उसने कहा जी ए बी सी 3 पॉइंट आपको मिलने चाहिए इसके। तो उसमें जो कैपिटल ए है ये होगा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, कैपिटल बी होगा वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट, और कैपिटल सी होगा जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट। इसमें आप वैल्यू डाल दें। इसमें क्या वैल्यू है? एन स्मॉल ए ओवर एच। इसका जो एच है उसने हमें वैल्यू दे दी 1, आप यहाँ पर 1 पुट कर दें। तो ए का जो ए इंटरसेप्ट आ गया, ए एक्स इंटरसेप्ट ए आ गया। के की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करके देखें
तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू एन को आप 1 पुट कर लें, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1। ये आप अपना माइक बंद करें, किस बच्चे का माइक बंद है, माइक किसका ऑन है, इसको बंद कर लें। ओके ठीक है जी, शेयरिंग में आ रही है, देखें ना प्लीज। ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा एच के एल उसने हमें दे दिया 101, हमने इसके इंटरसेप्ट निकालनी है ए बी सी, तो उसी को हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया। अरेंज करके हमने देखा एच को 1 पुट कर दिया, के को हमने 0 पुट कर दिया, एल को हमने 1 पुट कर दिया क्योंकि एच के एल उसने दे दिए थे। लिहाजा एक्स इंटरसेप्ट बन गया स्मॉल ए, वाई इंटरसेप्ट है जो बी, ए जो है कैपिटल ए, एक्स इंटरसेप्ट है स्मॉल ए, आंसर आ गया। वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब है वाई को ये कट नहीं करेगा, ठीक हो गया, वाई के साथ ये पैरेलल होगा। और सी को कहाँ कट करेगा, सी के ऊपर। तो आपने ये तीनों पॉइंट बना लेने, इसका मतलब है कि एक आपने पॉइंट ले लिया ए, ये देखें ये ए आ गया, एक्स के साथ इसकी जो लेंथ है, ये देखें एक्स के साथ इसकी जो लेंथ है ये देखें एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये एक्सिस को ए पॉइंट पे काटेगा, बी को तो काटेगा ही नहीं, बाकी क्या रहेगा सी पॉइंट, सी को ये यहाँ पर काटेगा। इसका मतलब है कि ये प्लेन बनेगा, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो प्लेन है वो वही रिक्वायर्ड प्लेन होगा 101, ये देखें 101 हो गया। एक्स एक्सिस को इसने स्मॉल ए पे काट लिया, वाई एक्सिस को इसने नहीं काटना, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे जाके देख कहीं काटेगा। और जो जेड एक्सिस है इसको इसने सी पॉइंट पर काट दिया, तो ये देखें एक्स को यहाँ पर और यहाँ पर लगा के, तो वाई के साथ एक पैरेलल प्लेन हमने बना लिया, ये वाई एक्स के साथ एक पैरेलल प्लेन है, तो ये बन गया। आप जानते हैं ना कि हमारे पास क्यूब है, इसके बेशुमार प्लेन्स होने हैं, और प्लेन 4 पॉइंट को मिला के आप प्लेन बना लें। जैसे देखेंगे टॉप सरफेस वाला एक प्लेन बन सकता है, बॉटम सरफेस वाला प्लेन बन सकता है, साइड वाला एक प्लेन हो सकता है, इस साइड वाला एक प्लेन हो सकता है, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट मिला के एक प्लेन हो सकता है, ये 2 पॉइंट और नीचे वाले दोनों पॉइंट को मिला के आप प्लेन बना सकते हैं। तो किसी भी 4 पॉइंट को मिला के आप एक प्लेन बना सकते हैं। इस क्यूब के अंदर बेशुमार प्लेन्स है, और हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा प्लेन बनाएं जो 101 वाला हो, यानी 101, यानी इसका मतलब है कि जो y एक साथ पैरेलल हो। तो हमने इसका x, y और z इंटरसेप्ट निकाल लिए, x इंटरसेप्ट स्मॉल है निकला, y इंटरसेप्ट इन्फिनिटी है, उसका ये पैरेलल होगा, c इंटरसेप्ट जो है z का जो इंटरसेप्ट है वो स्मॉल c है। तो हमने a और c को मिला के a और c 2 पॉइंट ले लिए और y एक साथ पैरेलल एक प्लेन बना लिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। तो क्यूबिक के लिए है काम, और फिर हम करेंगे आगे, वो आएगा हेक्सागोनल के साथ, तो उसके साथ भी हम काम कर लेंगे। अच्छा आगे वो कह रहा है कि एटॉमिक अरेंजमेंट इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब में एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे हो, इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट सारा वही मिलर इंडिसेस वाला चल रहा है। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि मिलर इंडिसेस वाला इसमें उसने एक प्लेन ले लिया 110 प्लेन है, और 110 प्लेन की एटॉमिक अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई गई है। अरेंजमेंट कौन सी है, एटॉमिक अरेंजमेंट इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे होनी है। द एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ ए क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एटॉमिक अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। एफसीसी के अंदर कितने एटॉमिक स्ट्रक्चर होनी है, कितने एटम्स होने हैं एफसीसी के एक प्लेन के ऊपर, वो और होंगे। बीसीसी में एक प्लेन के ऊपर कितने एटम्स होने हैं, वो और होने हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एफसीसी में जो एक एटॉमिक प्लेन है, उस एटॉमिक प्लेन में कितने एटम्स आते हैं। तो वो जो एटॉमिक प्लेन है वो कौन सा है, बेशुमार मैंने आपको बताया एटॉमिक प्लेन्स हैं। तो एक उसने कहा जी, ये फिगर में उसने दिखाया है कि ये 110 वाला प्लेन उसने दिखाया है। जरा इसको फिगर को जरा गौर से देखें, ये कौन सी अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है एफसीसी। एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर का मतलब है एक इसका ये फेस बाहर वाला सामने वाला फेस है, इस फेस के ऊपर 4 ये हैं कॉर्नर के ऊपर, 1 2 3 4, ये 4 ये हैं, और एक ये वाला जो ग्रीन है ये सेंटर में, ये फेस सेंटर है। और इसी तरह ये वाली जो साइड वाली एक प्लेन है, इस साइड वाले प्लेन के अंदर ये 2 और ये 2 4 और ये फेस सेंटर्ड है।
टॉप वाला देखें तो ये दो ये 4 और एक सेंटर वाला टॉप वाला ये। बॉटम में देखें तो दो ये आ रहे हैं, दो ये आ रहे हैं, एक सेंटर वाला, तो ये बॉटम वाला प्लेन। इस साइड वाला आप देखें तो ये दो एटम ये हैं, ये रिड्यूस मॉडल है, दो एटम यहाँ पर दिखाएंगे, दो यहाँ पर दिखाएंगे, एक सेंटर में दिखाएंगे। और बैक वाला देखें तो दो ये हैं और दो ये हैं और ये इसका सेंटर में। तो एक FCC की जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। अगर आप गौर से देखें तो इसका जो प्लेन है, कौन सा प्लेन है, 110। 110 का मतलब एक जीरो आ रहा है, तो जीरो से अब मुझे पता चल गया कि ये H है, ये K है और ये L है। अब मुझे यहाँ से वाज़े पता चल रहा है कि इसका जो H इंटरसेप्ट है वो 1 है, जो K इंटरसेप्ट है वो 0 है और जो L इंटरसेप्ट है वो इन्फिनिटी है। यानी X के ऊपर ये काटेगा कहाँ पर, A डिस्टेंस के ऊपर, Y में ये काटेगा B डिस्टेंस के ऊपर, और Z को ये काटेगा ही नहीं, Z के साथ ये पैरेलल होगा। तो ये 110 वाला प्लेन है। पहले इस प्लेन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम इसके ऊपर देखेंगे कि जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे इस अरेंजमेंट के मुताबिक, FCC के मुताबिक। अच्छा, अगर हम ओरिजिन को यहाँ पे रख लें, पहली जो इसकी इंटरसेप्ट है ये H है, K है ना, ये H है ना, H होगा वो होगा 1/1 करके 1 इंटरसेप्ट इसका, ठीक है। तो 1/1 नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि इसका जो X इंटरसेप्ट है वो A होगा। ये ओरिजिन है, पीछे वाला जो यहाँ पे शाइनिंग ग्रीन नजर आ रहा है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो ये जो लेंथ है ये स्मॉल है, ठीक है। तो एक इसकी आगे इंटरसेप्ट ये आ गया, D पॉइंट इंटरसेप्ट आ गया, और दूसरा इंटरसेप्ट इसका है जी 1 क्या होगा, HK, ये K वाला है। K का मतलब है कि ये Y डायरेक्शन है और ये Z डायरेक्शन है, तो Y डायरेक्शन B डिस्टेंस चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आए तो ये B डिस्टेंस, ये F पॉइंट बनेगा। तो हमने दो पॉइंट लोकेट कर लिए, H और K वाला। जो H पॉइंट है वो D पे आ गया है और जो K पॉइंट है वो F पे आ गया है। ये दो पॉइंट हमने बना लिए। और तीसरा उसने कहा है कि जो Z एक्सिस को दिए, Z के साथ पैरेलल है, 0 का मतलब है 1 और 0 का मतलब इन्फिनिटी है, ठीक है। यानी Z एक्स साथ इसने पैरेलल में होना है। तो ये जो प्लेन बनेगा ये बनेगा ABCFED, ये प्लेन बनेगा, ये प्लेन बनेगा। और इस प्लेन के ऊपर 6 एटम्स आएंगे। कैसे 6 एटम आएंगे, ये देखें, ये A तो A आ गया, ठीक है जी, ओरिजिन से ये फासला स्मॉल a, इधर से ये फासला स्मॉल b, ठीक है। ये दो पॉइंट आ गए, चाहे ऊपर वाला पॉइंट ले लें चाहे नीचे वाला पॉइंट ले लें, ये दो पॉइंट आ गए। और 0 का मतलब आपने दो पॉइंट को मिला के इस Z के साथ पैरेलल हमने एक प्लेन बना लिया, ये आपने प्लेन बना लिया। और इसमें ये A, D और C और F तो आ ही रहे हैं क्योंकि ये कॉर्नर्स के ऊपर हैं। अब बीच वाले जो फेस सेंटर्ड वाली हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो टॉप वाली सरफेस है ये फेस सेंटर्ड वाला, ये दरमियान में है। टॉप सरफेस में आप देखें तो टॉप सरफेस के ऊपर 4 एटम ये और फेस सेंटर्ड वाला ये, तो ये भी आ रहा है। अगर आप इसको क्रॉस करें ना, यहाँ पे डायगोनल इसके मिलाएं, ये डायगोनल और ये डायगोनल मिलाएं, तो इस डायगोनल के ऊपर ये बी आ जाना है। तो ये जो बी है ये इसी प्लेन के ऊपर है। इसी तरह ये जो ई है, ई एटम को अगर आप यहाँ पे डायगोनल मिलाएं, ये इसका नीचे वाले बॉटम वाली प्लेन का फेस सेंटर्ड ई, बॉटम वाले प्लेन का फेस सेंटर्ड ई। इसका मतलब है डी और एफ तो आने ही आने हैं, ठीक है। अगर आप इस लाइन को मिलाएंगे तो इसमें ई भी आ जाएगा, अगर आप इसको भी मिलाएंगे तो ये क्रॉस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर्ड में फेस सेंटर्ड है। जो ई वाला मॉलिक्यूल है ये भी फेस सेंटर्ड की वजह से इसी प्लेन के ऊपर आ रहा है, और जब बी वाला मॉलिक्यूल है ये भी फेस सेंटर की वजह से इसके ऊपर आ रहा है। तो ये जो प्लेन बन रहा है 110, इस 110 प्लेन के अंदर 6 एटम मौजूद हैं, ए बी सी और यहाँ पर डी ई एफ। ये देखें ए बी सी और डी ई एफ, ये किसके अंदर है, ये एफ सी सी के अंदर है। बी सी सी में ऐसा नहीं होगा, बी सी सी की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। इस वजह से यहाँ से उसने ये कहा है द एटॉमिक अरेंजमेंट फॉर क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसकी जो एटॉमिक जो फिगर ए है इसमें सर जो लाइट कलर के है, तो जो लाइट कलर के हैं वो प्लेन के ऊपर हैं और जो डार्क वाले वो प्लेन के ऊपर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब वो लाइट कलर वाले सबको मिलाएं तो वो पे एक प्लेन बन रही है, वो प्लेन बन रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो डार्क वाले हैं वो प्लेन के ऊपर नहीं है, डार्क वाले जितने स्पॉट आ रहे हैं वो प्लेन के ऊपर नहीं है। प्लेन के ऊपर वही पॉइंट आ रहे हैं जिसको उसने लाइट कलर का कर दिया है, ताकि उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि यही है।
लाइट वाले प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, इधर भी उसने लाइट कलर कर दिया लाइट ग्रीन, और इधर इसने डार्क ग्रीन कर दिया। ये डार्क ग्रीन वाले हैं ये इस प्लेन के नहीं, ये किसी और प्लेन में होंगे, और जो लाइट ग्रीन वाले हैं वो इसी प्लेन के ऊपर हैं। दोबारा देख लें 110 उसने कहा है, इसको आप ओरिजिन बना लें। पहले तो आपने इसको बनाना है FCC, पहले आपने FCC बना लें, सारों को आपने डार्क ग्रीन कर लें, पहले सारे डार्क ग्रीन के। उसके बाद फिर आप इसके अंदर आप वो प्लेन सर्च करें, कौन सा प्लेन है 110 वाला। 110 का मतलब है H1 का मतलब है इसका जो इंटरसेप्ट है वो A होगा, इसको आपने लाइट ग्रीन कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएं, वो भी 1 है, के भी 1 है। 1 का मतलब है इसकी जो यहाँ से यहाँ लेंथ होनी है वो स्मॉल b होनी, इसको भी आपने लाइट ग्रीन कर लेना, इसको भी आपने लाइट ग्रीन कर लिया, इन दोनों को लाइट ग्रीन कर लिया, ठीक है जी। फिर आप इसको वाई तीसरा C जो है वो L0 है, HKL L0 है। L0 का मतलब है जेड एक्सिस ने पैरेलल बना दे, इसके ऊपर सीधा ऊपर ले जाए। जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो D के ऊपर A खड़ा है, ये भी लाइट ग्रीन हो जाएगा, और F के ऊपर जो है C खड़ा है, ये भी लाइट ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये फेस सेंटर्ड है कि क्या और भी कोई आइटम इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो अगर आप टॉप सरफेस को देखें तो ये चारों कॉर्नर्स में और एक इसका फेस सेंटर्ड में है। जब हम लाइन लगाते हैं तो ये अगर आप डायगोनल्स को मिला लें, इस डायगोनल और इस डायगोनल को, तो इधर बी पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो भी इसी प्लेन का पॉइंट है। इसी तरह अगर आप बॉटम वाले प्लेन की बात करें तो बॉटम के अंदर ये चारों हैं, अगर आपने इस लाइन के साथ मिला दिया है तो ये ई वाला मॉलिक्यूल है, ई वाला जो पॉइंट है ये भी इसी प्लेन के ऊपर आएगा, इसको भी आपने लाइट ग्रीन का कर देना है। तो ये जो प्लेन इंडिकेट हो रहा है 110, उसके ऊपर ये 6 एटम्स आएंगे, और ABCDEF 6 के 6 उसने यहाँ पे दिखा दिए। अब आगे आ रही है एग्जाम्पल उसकी BCC की आ रही है, तो BCC की अरेंजमेंट आप देखेंगे तो बिल्कुल भी डिफरेंट होगी। अच्छा जी आगे आ जाए, ये आ जाएगी एटॉमिक अरेंजमेंट एंड BCC। आप पहले तो BCC बना लें, सबसे पहले BCC हम बनाएं। BCC का मतलब होता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एक क्यूब बना लिया और इसका बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब है इसके अंदर बॉडी के पूरे यूनिट सेल के सेंटर में एक आ जाना है, एक एटम सेंटर में आ जाना। 4 आपने ये बना लिए, 4 आपने ये बना ली, एक बिल्कुल इसके सेंटर में आ गए, यहाँ पर देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। सबको आपने डार्क ब्लू कर लेना है, सारे डार्क ब्लू हो गए सारे एटम, ये भी डार्क ब्लू, ये भी डार्क ब्लू, ये भी डार्क, ये सारे डार्क ब्लू हो गए। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने इस प्लेन को लेना है 110 को, 110 को सिलेक्ट करें। 110 का मतलब है H जो है वो 1 है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उसने A पे काटना है उसने। अगर हम इसको ओरिजिन ले लें, एक्सिस पे आ जाए, ये देखें उसने A पे काट दिया, इसको आप कर ले लाइट ब्लू करने। फिर Y को, Y का भी 1 है, Y का 1 का मतलब है Y एक्सिस के ऊपर उसने B डिस्टेंस पे काटना है, ये ओरिजिन है, आप यहाँ पर आ जाएं B डिस्टेंस पे आ जाएं तो ये आ जाएगा E आ जाएगा, इसको भी आप लाइट ब्लू कर दें। तो आपके पास ये D डैश लाइट ब्लू हो गया, E डैश भी आपके पास लाइट ब्लू हो गया, बाकी अभी तक सारे ही डार्क ब्लू है। उसके बाद फिर आप आगे आप देखिए, आगे ये 0 आ रहा है, तो 0 का क्या मतलब है कि इसने Z एक्स साथ पैरेलल में होना है। तो ये जो 2 पॉइंट D डैश और D डैश हैं, इसके पैरेलल में आप ऊपर प्लेन लेके जाएं, ऊपर प्रोसीड करें। इसके ऊपर जो है वो B खड़ा है, इसको आप डैश, इसको आप लाइट कर देंगे, B डैश आ जाएगा। इस ये जो ऊपर है वो कौन सा है, वो A डैश है, तो इसको भी आपने लाइट ब्लू कर देना है। तो अब आपके पास कितने पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट आ गए। 2 उसने 1 की वजह से बना लिए, और 2 आपने इसको हो गए ऊपर जो है वो प्लेन बनाया है, 2 ये हो गए। अब आपके पास ये प्लेन आ गए। अब आप देखें इसका जो बॉडी सेंटर्ड में है, जो बिल्कुल मरकज में है, तो क्या वो वाकई इस प्लेन के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। तो सिमेट्री ये बता रही है कि अगर आप इस डायगोनल को, इस डायगोनल को, इस डायगोनल्स को, इसके कितने डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल, 2 इसके हो गए जी, एक डायगोनल, 2 का 3, 4 इसके डायगोनल है। अगर आप चारों डायगोनल्स को मिलाएं, यानी इसको और इस पॉइंट को मिला दें, इसको और इस पॉइंट को मिला दें, ये चारों डायगोनल्स आप मिला दें, तो जो C डैश वाला पॉइंट है ये भी इसी प्लेन का एक हिस्सा है। लिहाजा इसकी जो अरेंजमेंट है वो बन जानी है A डैश, B डैश, C डैश और D डैश और E डैश। ये देखें इस तरह की अरेंजमेंट बन जानी। तो ऊपर वाले में अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इस तरह है FCC के अंदर, और BCC के अंदर जो अरेंजमेंट है ये बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो उसने ऊपर एक सेंटेंस दिया है, वो कहता है एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उसने दोनों के केस में 110 प्लेन लिया है ताकि वो वाज़े तौर पे आपको दिखा सके
कि जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। आगे है जी मिलर इंडिसेस फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। क्यूबिक से हम निकल आए, एक सिंपल सिस्टम था क्यूबिक जो बिल्कुल भी सिंपल है और उसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है और जेड एक्सेस होता है। लेकिन अब हम आ गए हैं हेक्सागोनल के अंदर। तो हेक्सागोनल के अंदर आपको पता है कि 4 एक्सेस होते हैं। अब एक्स वाई जेड नहीं होगा इसके अंदर, ये 4 इंडिसेस सिस्टम होगा। हेक्सागोनल के अंदर 3 इंडिसेस सिस्टम नहीं चलना, HKL नहीं चलना, बल्कि इसका नाम है HKIL। इसका जो नाम है वो HKIL है। 4 इंडिसेस स्कीम होनी है हेक्सागोनल के अंदर, 4 इंडिसेस स्कीम होनी है। ये 4 वाली जो स्कीम है ये बहुत आसान है और प्लेन को बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 4 वाली को फिर दोबारा आप उसको चेंज भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका हमने ऊपर पहले जो है वो पढ़ा हुआ है कि हम 4 वाले को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 वाले को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन वो कहता है कि ये वाला जो सिस्टम है 4 इंडिसेस सिस्टम, इसे कहते हैं मिलर ब्रेविस सिस्टम। और जो मिलर ब्रेविस सिस्टम है इट ऑफर्स 4 इंडिसेस स्कीम HKIL that clearly shows the orientation of a plane in hexagonal crystal। तो ये किसी क्रिस्टल की जो ओरिएंटेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, हेक्सागोनल में डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे अच्छी और कैसे हमें पता चल सकता है। पहली बात मैंने आपको बताई कि क्यूबिक के अंदर 3 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। लेकिन हेक्सागोनल के अंदर 4 एक्सेस होते हैं। कौन से एक्सेस होते हैं? उसमें A1, A2, A3 और Z, ये 4 एक्सेस होने। ये हेक्सागोनल की फिगर है। इस हेक्सागोनल फिगर को हम पहले भी देख चुके हैं, हम इसको देख चुके हैं। इस हेक्सागोनल में इसमें हमने कहा था जो आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल है ये इस शक्ल का होता है और उसका एक बेसल प्लेन है, बेसल प्लेन। ये देखिए इसका नीचे जो प्लेन है ये बेसल प्लेन है। इस बेसल प्लेन के ऊपर 3 एक्सेस आपने लेने। कौन से एक्सेस? A1, A2 और A3। ये देखिए ये वाला एक्सेस A1 है, ये वाला एक्सेस जो है वो A2 है और ये वाला एक्सेस A3 है। चूंकि एक दायरे के अंदर 360 एंगल्स होते हैं, लेकिन लिहाजा यहाँ पे एक एक्सेस और दूसरे एक्सेस के दरमियान जो एंगल है वो होता है 120। और अगर हम बीच में डिवाइड कर लें, इसको भी इधर से मिला दें, ओरिजिन को इधर मिला दें, ओरिजिन को इधर मिला लें, तो इस बेसल प्लेन के 6 सेगमेंट बन जाने हैं। और जब इसके 6 सेगमेंट बनेंगे तो हर सेगमेंट में एंगल आएगा 60 डिग्री। ये हम पहले बात कर चुके हैं। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर गौर से सुन लें, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बेसल प्लेन होगा और बेसल प्लेन के ऊपर 3 एक्सेस होंगे, A1, A2 और A3। और हर एक्सेस के दरमियान एंगल होगा 120 डिग्री। और एक इसका चौथा एक्सेस होगा वो Z एक्सेस है। ये क्यूबिक वाला वही Z एक्सेस है जो ऊपर की तरफ है। तो इसमें XYZ नहीं होगा बल्कि A1, A2, A3 और Z 4 एक्सेस होंगे। और चारों के अक्रॉस जो इंडेक्सेस होने हैं, A1 का इंडेक्स H है, A2 का इंडेक्स K है, A3 का इंडेक्स I है और Z का इंडेक्स L है। ये वही HKL है लेकिन यहाँ पर HKIL है। और इसमें I का इजाफा किया गया है तो I को आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास H आ गया है, अगर आपके पास K मौजूद है तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से I निकाल सकते हैं। तो I को निकालने के लिए आपको अलग से कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास H की वैल्यू और K की वैल्यू है, दोनों को आप ऐड कर दें और पीछे माइनस का साइन लगा दें तो आपके पास इंडेक्स आ जाएगा I। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये 4 हो गए हैं तो हमें क्या हो जाएगा। ये बहुत आसान है, ये वही HKL ही है, सिर्फ चौथे का इजाफा किया गया है। तो चौथे की कैलकुलेशन नहीं हमें दोबारा करनी पड़ेगी, जस्ट हमने H और K को ऐड करके माइनस का साइन साथ लगा देना। तो ये है जी हमारे पास मिलर ब्रेविस सिस्टम। मिलर ब्रेविस सिस्टम में हेक्सागोनल आ गया। हेक्सागोनल के अंदर हमने कहा जी, हेक्सागोनल के अंदर 4 एक्सेस होंगे, A1, A2, A3 और Z 4 एक्सेस होंगे। और ये याद रखनी है ये बात कि इसमें जो अगर हम सेगमेंट बनाए ना बेसल प्लेन में, तो बेसल प्लेन के अंदर 6 सेगमेंट बनेंगे। यहाँ पर 3 सेगमेंट है ना, तो एक और अगर आप यहाँ पर मिला देना, जैसे देखेंगे इस एज को इसके साथ नहीं मिलाया हुआ, इस एज को भी इसके साथ नहीं मिलाया हुआ, इस एज को भी इसके साथ नहीं मिलाया हुआ, तो इसके अंदर 6 सेगमेंट बन जाने और हर सेगमेंट के अंदर
60 डिग्री का एंगल होना है, ये टोटल 120 डिग्री है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर सेगमेंट में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ऐसी ट्रायंगल है जिसके एंगल्स भी सेम है और साइड की जो लेंथ है वो भी सेम है। अगर हम कहें कि इसकी साइड की जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, स्मॉल ए के साथ ही रिप्रेजेंट की हुई है, यहाँ पर ए बी सी का चक्कर नहीं है। यहाँ पर दो डायमेंशन होगी, या तो स्मॉल ए होगी या फिर जेड होगी। और जेड जो है वो आपको पता है जेड एक्स के साथ है, और स्मॉल ए जो है ये इसकी लेंथ होगी। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, और यहाँ से अगर यहाँ मिला दिया जाए तो ये भी स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में बनती है जिसमें 60 डिग्री का ज़ाविया और सारी लेंथ आपस में सेम है। और वो जो लेंथ है साइड लेंथ वो स्मॉल ए है, तो ये लेंथ भी इसके मरकज से लेके, सेंटर से लेके, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो फासला वो भी स्मॉल होगा। इसके ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो भी स्मॉल ए होगा, स्मॉल ए होगा। तो दो डायमेंशन इसके अंदर होनी है, एक होनी है जेड डायमेंशन और एक होनी स्मॉल ए। दो डायमेंशन है, 4 इसके अंदर एक्सेस हैं, A1, A2, A3 और Z। और दो इसके अंदर लेटेस्ट पैरामीटर्स दो होने हैं। पहले में 3 लेटेस्ट पैरामीटर्स थे, आप याद करें, A था, B था और C था। इसके अंदर सिर्फ 2 लेटेस्ट पैरामीटर्स होने, या तो स्मॉल ए होना है और Z होना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे उसने ये बताया हुआ है, प्लेन्स दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन कौन से प्लेन्स हैं और इनके जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। थोड़ा हम यहाँ से अंदाज़ा लेके, आइडिया लेके अगली एग्जांपल के ऊपर चलते हैं कि हाँ हम इसके प्लेन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमने जस्ट आइडिया लेना है। आइडिया ये है कि जहाँ पर ज़ीरो आएगा, पहले मैंने आपको रूल बताया कि जिसके साथ भी ज़ीरो होगा इसका जो प्लेन है वो उसके साथ पैरेलल में होगा। मसलन इसने बेसल प्लेन ले लिया, ये देखिए ये बेसल प्लेन है। बेसल प्लेन जो नीचे वाला प्लेन है ये बेसल प्लेन है। हेक्सागोनल का जो नीचे वाला प्लेन है ये बेसल प्लेन है। बेसल प्लेन के उसने इंडिसेस लिखे 0, 0, 0 और 1। ये बेसल प्लेन, इसमें H0, K0, I को हम निकाल सकते हैं। H और K दोनों को जमा करें, 0, 0 और माइनस का साइन लगाएं तो I भी 0, 0, 0, 0 और L जो है वो क्या है, वो 1 है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि A1 के साथ भी ये प्लेन पैरेलल होगा। गौर से देखें, H0 है, H का मतलब A1, 4 एक्सेस है, A1, A2, A3 और Z। A1 के साथ 0, A1 के साथ पैरेलल होगा, K0 A2 के साथ पैरेलल होगा, I0 A3 के साथ पैरेलल होगा और L1 इसका मतलब है कि 1 को टच करेगा और बाकी सारे 0, 0 होंगे। तो आप ये देख लें, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ना तो A1 को काट रहा है, ना A2 को काट रहा है, ना A3 को काट रहा है, सिर्फ Z को काट रहा है। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो प्लेन है ये किसी को भी नहीं काट रहा, ना तो A1 को काट रहा है, ये देखें A1 है, इसको भी नहीं काट रहा, A2 को भी नहीं काट रहा, A3 को भी नहीं काट रहा, किसी को भी नहीं काट रहा। तो इनके साथ ये पैरेलल है और सिर्फ Z को ही काटेगा। ठीक है, तो ये होगा 0, 0, 0, 1। ये वाला जो है वो भी होगा 0, 0, 0, 1। ये आइडेंटिकल है, ये वाला प्लेन बेसल प्लेन और ये वाला ये उतरे का बेसल प्लेन है, ये आइडेंटिकल होंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, 0, 1 इंडिसेस। अच्छा जी, दूसरा देखें, ये वाला जो प्लेन है, शायद थोड़ी सी समझ आ जाए, आगे हम जाएंगे थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसी के कोऑर्डिनेट लिखें, ये वाला जो है, ये देखें, इसको उसने कहा है जी, ये है जी यहाँ पे ओरिजिन, जहाँ पे ओरिजिन ये A1 है। आप बता सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल ए। स्मॉल ए ओरिजिन से लेके A1 तक, ये देखें ये पॉइंट है इसका, इसको यहाँ पर काट रहा है, ये स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब है ये 1 बन गया। उसके बाद ये देखें ये क्या, दूसरा पॉइंट का, एक पॉइंट यहाँ ये 1 पे पड़ा हुआ है, ये 1 आ गया। A1, A2 देखें ये वाला A2 है, ये A2 है। A2 देखें जी, A2 कितना होगा, A2 की वैल्यू देखें यहाँ पर कितनी होगी, ये 0, ये A2 K की वैल्यू, और A2 ये यहाँ पे नहीं काट रहा बल्कि ये कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे नहीं काट रहा, यहाँ पे नहीं काट रहा, लिहाजा K की वैल्यू क्या होगी, 0। ये देखें 0 काट ही नहीं रहा, ये हो गया प्लेन 1, 0। ठीक है, उसके बाद आ गया H आ गया, K आ गया, फिर I आ गया। I का मतलब है आपने दोनों को जमा करना और माइनस का साइन लगाना है। 1, 0, 1 हो जाएगा, माइनस साइन लगाया, ये हो गया। तीसरा जो है वो क्या, L है। आप इसको देखिए कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है,
तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 0 1 बार 1, ये इसके प्लेन्स के कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ पे आ जाए, इस प्लेन की बात करें, ये जेड एक्स के साथ पैरेलल है, तो ये देखें एच के एल एल जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसमें देखें पहला A1, ये A1 है, ये देखें ये A1 है, और A1 को ये काट रहा है कि नहीं काट रहा, ये देखें A1 ये है। अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें ये आ जाएगा -1, ये सेंटर है, और ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और y के साथ ये देखें, y के साथ A2 को नहीं काट रहा, लिहाजा वो 0 हो जाएगा। और तीसरा जो है वो क्या i होता है, इन दोनों को जमा करके माइनस का साइन लगा दें, -1 + 0, -1 मल्टीप्लाई कर दें, 1 आ जाएगा, जैसा कि पैरेलल है, तो ये आ जाएगा 1 बार 0 1 आ जाएगा। ये अगली एग्जाम्पल है, उसके अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में आते हैं डायरेक्ट इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। वैसे तो बंदा ज़बानी भी निकाल सकता है, थोड़ा सा टेक्निक की समझ आ जाए तो फिर ज़बानी निकालना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल है जी 13, कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ द मिलर ब्रेविस इंडिसेस फॉर ए प्लेन विद इन द हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल उसने दे दिया है, हमने क्या करना है, इसके मिलर इंडिसेस निकालने हैं। और मिलर ब्रेविस इंडिसेस सिस्टम का मतलब है HKIL आपने निकालने। ठीक है जी, 4 इंडिसेस सिस्टम के अंदर आपने वैल्यूज निकालनी। तो आप जरा इसके कोऑर्डिनेट लिखें, देखें कोऑर्डिनेट इसके क्या बन रहे हैं। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशंस वही हैं HKL की, वही I को तो हम वैसे करेंगे कि इन दोनों को जमा करके माइनस का साइन निकालेंगे, तो I हमारे पास आ जाएगा। H का होता है NA/A, K का होगा NA/B, L होगा NC और C। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेटेस पैरामीटर सिर्फ 2 होने हैं। कौन से होने हैं, स्मॉल a और स्मॉल c, 2 ही होने हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस 4 हैं, A1 A2 A3 और Z। A1 A2 A3 के लेटेस्ट पैरामीटर स्मॉल a है, लिहाजा H के साथ भी स्मॉल a लग गया, K के साथ भी स्मॉल a लग गया, और L चूंकि ZX के साथ है उसके साथ वो C लगना है। तो 2 लेटेस्ट पैरामीटर होंगे, मैंने आपको कहा था हेक्सागोनल के अंदर एक A होगा और C होगा। क्यूबिक के अंदर 3 होंगे, A होगा, B होगा और C होगा, लेकिन हेक्सागोनल के अंदर लेटेस्ट पैरामीटर सिर्फ 2 ही होंगे, स्मॉल a और स्मॉल c। तो H के साथ HKI उसके साथ A होगा और L के साथ C होगा। तो H का फार्मूला है NA/A, K का फार्मूला होगा लेटेस्ट पैरामीटर लेटेस्ट इंडिसेस जो हैं K इंडिसेस K का होगा NA/b और L वही है NC और स्मॉल c। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C की वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल A क्या होता है, ये होता है A1 का इंटरसेप्ट। कैपिटल B क्या होगा, A2 का इंटरसेप्ट। ठीक है, कैपिटल C क्या होगा, Z का इंटरसेप्ट। तो हमने कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यू निकालनी, इंटरसेप्ट हमने निकालनी। I को तो हमने वैसे ही निकाल लेना, I का तो मसला ही कोई नहीं। अच्छा, अब असल में जो अब क्वेश्चन रह गया, अब आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यही है कि ये जो प्लेन दिखाया हुआ है यहाँ पे, जो हाईलाइट किया हुआ प्लेन है, सिर्फ आपने उसके इंटरसेप्ट निकालने हैं कि उसका जो इंटरसेप्ट है कितना है, यही काम है आपका, सिर्फ यही काम है कि आपने इंटरसेप्ट निकालने। अगर आपको इंटरसेप्ट निकालने आ गए हैं तो फिर ये इसके जो इंडिसेस हैं वो लिखने में मसला नहीं है। इक्वेशन वही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो पहले हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, A1 के साथ जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो कैपिटल A होगा। ये A1 है, ओरिजिन और ये लाइन है A। ये जो लेंथ है ये कितनी लेंथ है, मैंने आपको बताया था कि इसके बेसल प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मतलब है कि इसके जो तीनों डिस्टेंसेस, तीनों साइड्स हैं, उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल a होनी है। ये स्मॉल a है, ये उसने एक स्मॉल a बता दी। अगर एक स्मॉल a है तो बाकी ये भी स्मॉल a होगा, ये भी स्मॉल a होगा, ये अंडरस्टूड है, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ओरिजिन से लेके A1 तक जहाँ ये कट कर रहा है इसका डिस्टेंस है स्मॉल a, तो ये आ गया A का इंटरसेप्ट आ गया स्मॉल a। इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दें, n को आपने नॉर्मलाइज रखना है, 1 रखना है, n को 1 आ गया, A आ गया, H की वैल्यू 1 आ गई। K की बात करें तो K जो है वो क्या है, B इंटरसेप्ट है, किसका, A2 का इंटरसेप्ट है। और A2 किधर है, तो गौर से देखना पड़ेगा। ये ओरिजिन है, ये A1 है और ये A2 है। पीछे की तरफ जा रहा है A2, इस तरफ जा रहा है A3, पीछे की तरफ A2 जा रहा है। लेकिन ये जो कट कर रहा है ये पीछे की तरफ नहीं कट कर रहा है, ये आगे की तरफ कट कर रहा है।
इस तरफ जाएंगे तो स्मॉल ए बनेगा, इस तरफ आगे आएंगे तो माइनस ए बनेगा। ये बस याद रखनी है बात। आपने सिर्फ इंटरसेप्ट निकालना है, गौर से देख लें। ये ओरिजिन है ओ, उसके बाद A2 है, ये वाला एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ जहाँ से कट कर रहा है ये स्मॉल ए है। और अगर आप दूसरी तरफ आएंगे, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू है तो दूसरी तरफ नेगेटिव वैल्यू है। अगर A1 है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो दूसरी तरफ इसके नेगेटिव वैल्यूज आनी। ये A3 है, इस तरफ अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसकी उल्टी साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आनी। A2 है, अगर इस तरफ इसकी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं तो इसके उलट इसकी नेगेटिव वैल्यूज आनी। लिहाजा ये वाला जो प्लेन उन्होंने शेडेड प्लेन जो दिया है, ये शेडेड प्लेन पीछे वाले पॉइंट को नहीं कट कर रहा है बल्कि आगे वाले पॉइंट को कट कर रहा है। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल ए था तो ये माइनस स्मॉल ए हो जाए। तो बी की जगह आप माइनस स्मॉल ए निकालें तो स्मॉल ए आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। आई निकालना है तो आई में आप एच और के को ऐड कर लें, 1 और -1 को ऐड कर लें, 0 आंसर आ जाएगा। नेगेटिव का साइन लगाना है तब भी 0 रहेगा। एच के आई जो है वो आ जाएगा 1 -1 और 0। बाकी रह गया एल। एल का मतलब है आपने फाइंड करना है एन सी और कैपिटल सी। कैपिटल सी जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट है, तो आप देखें ये कहाँ जेड एक्सिस को काट कर रहा है। तो ये डेफिनेटली ये पूरी डायमेंशन है, पूरी इसकी लेंथ है वो सी है। तो आप इसको अंदर सी पुट करें तो आपके पास जो है 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो इसके इंडिसेस बने, मिलर ब्रेविस इंडिसेस, वो बने 1 1 बार 0 और 1, 1 1 बार 0 और 1, ये आ गए इसके। अच्छा जी, और ये एक ही एग्जाम्पल है उसने दी हुई है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये आ गई इसकी समरी। तो ये वो समरी है जो ये बता रही है अबाउट क्रिस्टलोग्राफिक पॉइंट्स, डायरेक्शंस एंड प्लेनर इंडिसेस। तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको हमने गौर से देख लेना है स्लाइड को, समरी है। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे है जी हमारे पास क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं और एक हम कहते हैं अमॉर्फस मटेरियल्स, अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। तो पहले क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को हम पढ़ लेंगे। क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, दो तरह के क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं सिंगल क्रिस्टल वाले, उसमें एक ही क्रिस्टल है, उसमें जो एटॉमिक अरेंजमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं और उनकी परफेक्ट रेपिटिशन हो रही है। एक यूनिट सेल है, उसी तरह का 7 यूनिट सेल है, 7 यूनिट सेल है, 7 यूनिट सेल है। तो बीच के अंदर कोई उसके अंदर गैप नहीं है, कोई कुछ नहीं उसके अंदर। तो ये बन जाएगा सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स। कहता है कि फॉर ए क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन द पीरियोडिक एंड रिपीटेड अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स इज परफेक्ट, अगर कोई ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सिस्टम है जिसमें पीरियोडिक और रिपीटेड अरेंजमेंट परफेक्ट हो, कहीं पर कोई उसके अंदर डिफेक्ट ना हो, एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द इंटेरिटी ऑफ द स्पेसिमेन विदाउट इंटरप्शन, द रिजल्ट इज ए सिंगल क्रिस्टल। यानी बीच में कोई नक्स नहीं है उसके अंदर, कोई बीच में डिफेक्ट नहीं है, कोई लोकेशन है, कोई उसके अंदर जो है वो डिफेक्ट नहीं है। अगर किसी क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर जो यूनिट सेल हैं ये पीरियोडिकली रिपीट हो रहे हैं और उनकी रेपिटेशन परफेक्ट है और बीच में कोई डिफेक्ट नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं सिंगल क्रिस्टल सिस्टम। और कहता है कि ऑल यूनिट सेल्स इंटरलॉक इन द सेम वे एंड हैव द सेम ओरिएंटेशंस। तमाम यूनिट सेल एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे। फिर कहता है कि सिंगल क्रिस्टल एग्जिस्ट इन नेचर बट दे कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल क्रिस्टल मटेरियल्स हैं ये बड़ी बड़ी डायमेंशंस की होती हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर के अंदर देखा कि जो सिंगल क्रिस्टल मटेरियल है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट, उसकी लाइट के अंदर कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई स्कैटरिंग कहीं से नहीं आएगी, ना उसके अंदर कोई होल्स होते हैं, ना उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पे लाइट स्कैटर करके उसका जो कलर है वो उसको ट्रांसपेरेंट ना करे। तो सिंगल क्रिस्टल ये नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन आप इसको ग्रो भी कर सकते हो। कहते हैं दे आर ऑर्डिनरी डिफिकल्ट टू ग्रो बिकॉज द एनवायरनमेंट मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड। ठीक है, इसको ग्रो करना आसान है, नेचुरल तौर पे ये पाए जाते हैं। If the extremities of a single crystal are permitted to grow without any external constant, कहता है कि अगर आप
एक्सटर्नल कांस्टेंट ना लगाएं और क्रिस्टल को ग्रो होने दें, फिर क्या होगा? कहता है the crystal assume a regular geometric shape having flat face as with some of gemstones. The shape is indicated. इस शेप इज इंडिकेटिव ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इसकी जो शेप्स है उसका ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता चल जाना है. ये क्यूबिक है, ये हेक्सागोनल है, ये क्या है? ये जेमस्टोन वगैरह दिखाए हुए हैं. ये गार्नेट का एक क्रिस्टल है, नेचुरली फाउंड होता है. इसकी शेप देखें कैसी ज़बरदस्त है. ये नेचुरली इसकी जो शेप है वो पाई गई है. और इसी तरह ये है जी एमेथिस्ट का, और ये भी नेचुरली फाउंड हुआ है. ये भी सिंगल क्रिस्टल है. फिर कहता है सिंगल क्रिस्टल्स आर बीइंग यूज्ड इन मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रो सर्किट्स. इलेक्ट्रॉन माइक्रो सर्किट के अंदर ये सिंगल क्रिस्टल वाले मटेरियल जो पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं होता. विच इम्प्लाइज द सिंगल क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन एंड अदर सेमीकंडक्टर. इस सिंगल क्रिस्टल से जो माइक्रो सर्किट्स हैं वो बनाए जाते हैं, सिंगल क्रिस्टल वाले. और फिर क्या था जी पॉलीक्रिस्टलाइन. जो पॉलीक्रिस्टलाइन है डेफिनेटली इसके अंदर उसका जो रिपीटिंग ऑर्डर है वो एटम्स की जो यूनिट सेल है वो आइडेंटिकल रिपीट नहीं होगा और इसके अंदर डिफेक्ट्स वगैरह होंगे. कहता है मोस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स और ग्रेन्स. क्रिस्टल कह दो या ग्रेन कह दो. सच मटेरियल्स आर टर्म्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन. यानी ये जो बनता है ये कलेक्शन ऑफ क्रिस्टल्स का कलेक्शन है, डिफरेंट क्रिस्टल्स का. कहता है वेरियस स्टेजेस इन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन स्पेसिमेन आर represented schematically in the figure. Initially a small crystal or nuclei form in various positions. These have random crystallographic orientation as indicated by the square grids. The small grains grow by the successive additions from the surrounding liquid of atoms or the structure of each. The extremities of the adjacent grains impinging on one another as the solidification process approaches completion. The crystallographic orientations varies from grain to grain. Also, there exists some atomic mismatch within the region where two grains meet, and this is called a grain boundary. कहता है कि different तरह की जब आप इसको solidification process होता है, एक मटेरियल है आप उसको मेल्ट करते हैं, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं. और इनकी ग्रोथ के दौरान क्या होने बहुत सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो होने हैं और ग्रेन बाउंड्रीज पैदा होनी है. जैसे ये देखें ये क्रिस्टल लगे हुए डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम हैं और बीच में बाउंड्रीज आ जाएंगी. क्रिस्टल के दरमियान बाउंड्री आ जाएगी. एक क्रिस्टल सिस्टम होगा, फिर बाउंड्री है, फिर दूसरा क्रिस्टल, यानी पॉली क्रिस्टलाइन है. बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम इसके अंदर आने हैं. और आगे है जी एनाइसोट्रोपी. एनाइसोट्रोपी क्या चीज़ है? कहता है सब्सटेंसेस इन विच द मेजर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मेजरमेंट आर आइसोट्रोपिक. अच्छा, दो तरह के मटेरियल्स होने, एक आइसोट्रोपिक होने हैं, एक एन आइसोट्रोपिक होने. आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी. कहते हैं ऐसी सब्सटेंसेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट हो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. यानी इसका मतलब है कि अगर आपने एक सॉलिड मटेरियल लिया है, आप जिस डायरेक्शन में मर्जी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट ले लें तो आंसर जो है वो सेम आएगा. मसलन हम कहते हैं कि एक क्रिस्टल है, उसमें हम स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करते हैं. अगर उस क्रिस्टल के एक साइड में हम स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करें, उसकी वैल्यू भी सेम निकले, दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेम निकले, तीसरी डायरेक्शन में भी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेम निकले, तो उसे हम कहेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल. दो तरह के मटेरियल होंगे, एक आइसोट्रोपिक होंगे और एक एनाइसोट्रोपिक होंगे. जो आइसोट्रोपिक है इसका मतलब है कि अगर उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रहें या मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट हो तो आइसोट्रोपिक है. यानी अगर आप एक मटेरियल को जैसा मर्जी यूज कर लें तो उसमें वैल्यू सेम निकले. मसलन अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मटेरियल को आप जैसे मर्जी रख लें और हर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक ही वैल्यू निकले, तो ऐसे मटेरियल को आइसोट्रोपिक हम कहते हैं. और अगर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज डिफरेंट निकलें तो हम उन्हें कहेंगे एनाइसोट्रोपिक मटेरियल. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सम सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन. कहता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती हैं. यानी 100 डायरेक्शन के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी और वैल्यू आई है. 100 प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और आई है.
100 प्लेन के अंदर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और है, 100 के अंदर उसकी जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू और है, दूसरे प्लेन के अंदर और है, तीसरे प्लेन के अंदर और कैसा है कि कुछ ऐसे सिंगल क्रिस्टल सब्सटेंसेस हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल कहता है इलास्टिक मॉडुलस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन may have different values in 100 plane, 111 plane. This directionality of the properties is termed as anisotropy. Anisotropy materials होंगे जिसमें different planes के अंदर different physical quantities की values आए। फिर कहता है anisotropy is associated with the variance of atomic or ionic spacing with the crystallographic direction. ये क्यों है, इसकी उसने ये वजह बताई है कि anisotropy is associated variance of atomic and उसमें कहता है कि उसमें atomic spacing different आ रही है, उसमें atomic spacing different, एक प्लेन के अंदर atomic spacing और होंगी, दूसरे के अंदर और है, तीसरे के अंदर और है, इस वजह से वो कहता है कि anisotropy जो इफेक्ट जो होता है मटेरियल्स के अंदर। फिर कहता है anisotropic effect increases on decreasing the symmetry of a crystal. क्रिस्टल की सिमेट्री डिक्रीज करेंगे तो आइसोट्रोपिक इफेक्ट इंक्रीज करेंगे। अब क्रिस्टल की जो सिमेट्री है वो तीन तरह से हो सकती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, इन्वर्जन सिमेट्री है, और तीसरी पता नहीं एक रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो तीन तरह की सिमेट्रीज हैं, तो तीनों तरह की सिमेट्रीज कहता है कि जैसे वो जो सिमेट्रीज हैं वो डिक्रीज होती हैं, अनाइसोट्रोपिक इफेक्ट जहाँ इंक्रीज होते हैं। ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर नॉर्मली और हाई अनाइसोट्रोपिक, ट्राइक्लिनिक के अंदर अनाइसोट्रोपी कहता है बहुत ज्यादा होती है। फॉर मैनी पॉलीक्रिस्टल मटेरियल्स द क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशंस ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन्स या क्रिस्टल्स आर टोटली रैंडम। सारे पॉलीक्रिस्टलाइन है, इसके अंदर जो डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स होने हैं उन्होंने मिले हुए होना है। कहता है कि क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशंस ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन या क्रिस्टल्स आर टोटली रैंडम अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इवन दो ईच ग्रेन मे बी anisotropic, a specimen composed of the grain aggregates behave as isotropically। ये कहता है, ये देखिए अच्छी बात उसने हमें ये बता दी, कहता है जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं उसके अंदर इस तरह का एनाइसोट्रोपी वाला प्रॉब्लम नहीं होता। कहता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर बहुत सारे क्रिस्टलाइंस आपस में मिले हुए होते हैं, हो सकता है कि एक क्रिस्टलाइन जो है, एक क्रिस्टल जो है वो एनाइसोट्रोपिक हो, दूसरा ना हो, तीसरा ना हो, चौथा ना हो, बीच में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हों जो एनाइसोट्रोपिक हो, लेकिन ज्यादातर चूंकि वो कहता है डिफरेंट डायरेक्शंस के ओरिएंटेड होते हैं, लिहाजा वो कहता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर जो एनाइसोट्रोपी है वो कम अज कम होती है। ज्यादा मसला एनाइसोट्रोपी का कहाँ होना है, एनाइसोट्रोपी का ज्यादा मसला होना है सिंगल क्रिस्टल मटेरियल के अंदर, क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो पीरियोडिकली अरेंज होने हैं और उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना, उसके जो प्लेन्स हैं वो सारे सिंक्रोनाइज होने हैं, तो हर प्लेन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो पॉलीक्रिस्टलाइन है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के क्रिस्टल्स होने हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होने हैं, और लिहाजा उसमें एनाइसोट्रोपी की इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर कहता है आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट सम एवरेज ऑफ द डायरेक्शनल वैल्यूज। एनाइसोट्रोपी की जो वैल्यू है कहता है कि वो एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, यानी ज़ाहिर है कि हम हर सिस्टम की अलग, हर क्रिस्टल की अलग अलग एनाइसोट्रोपी नहीं निकाल सकते, हम उसकी एक एवरेज वैल्यू लेंगे। Sometimes the grain in polycrystalline material have a preferential crystallographic orientation in which the material is said to have a texture। अब वो कहता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर एक प्रेफरेंशियल क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन होनी है। कैसा है, कहता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर एक खास किस्म का क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन होनी है एक खास डायरेक्शन में, जिसे उसने नाम दिया है टेक्सचर का। फिर कहता है जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ द आयरन एलॉय यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर्स आर एनाइसोट्रोपिक ग्रेन्स क्रिस्टलाइज। अच्छा, अब ये कहता है कि अलॉयज के अंदर आप देखिए, आपको पता है ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो अलॉय की बनी होती है। एक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर कोर होती है, उस कोर के ऊपर कॉइल्स टैप होते हैं। वो जो कोर है, जो लैमिनेटेड शीट्स की कोर होती है, उसकी बात कर रही है। ट्रांसफार्मर की कोर हो सकती है, मोटर्स की कोर हो सकती है, जनरेटर्स की कोर हो सकती है, वो अलॉयज की बनी हुई है।
और फिर कहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम आयरन अलॉयज यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर कोर्स आर एनाइसोट्रोपिक। उसमें एनाइसोट्रोपी है, वो कहता है अलॉयज के अंदर एनाइसोट्रोपी मौजूद है। वो कहता है कि इन द डायरेक्शन 100 डायरेक्शन, ये जो एक प्लेन है ये इसके साथ जितने इक्विवेलेंट प्लेन है, these are easier than the other crystallographic directions। वो कहता है कि अलॉयज के अंदर एक प्लेन है तो उसके अंदर 100 वाला जो फैमिली ऑफ प्लेन है, कहता है कि इस डायरेक्शन में कहता है वो एनाइसोट्रोपी है उसकी, इस डायरेक्शन इस प्लेन के साथ एनाइसोट्रोपी डायरेक्शन होती है। कहता है एनर्जी लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर कोर आर मिनिमाइज्ड बाय यूटिलाइजिंग द पॉलीक्रिस्टलाइन शीट्स of these alloys into which have been introduced magnetic texture. Most of the grains in each sheet have this type of 100 type of crystallographic directions that is aligned in the sample direction which is oriented parallel to the direction of the applied field। कहता है कि ये वो एक ही बात कर रहे हैं कि कहता है कि कोर्स के अंदर वो जो ट्रांसफार्मर की कोर्स हैं अलॉयज की बनी होती हैं और उसमें एक एनाइसोट्रोपी मौजूद होती है और उसकी एनाइसोट्रोपी का ख्याल रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कि उसकी जो प्रेफरेंशियल डायरेक्शंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखी जाएं, ये कह रहा है। और फिर यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में सिंगल क्रिस्टल मटेरियल है और उसमें उसने कहा डिफरेंट प्लेन्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। मसलन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे दी है। एल्युमिनियम में जो ये प्लेन 100 वाला है उसकी इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू कम है, 110 में इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू और ज़्यादा होगी और 111 के अंदर इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू और ज़्यादा होगी। मटेरियल एक ही है, कौन सा है? एल्युमिनियम है, सिंगल क्रिस्टल होगा यकीनन और इसमें 100 में इलास्टिक मॉडुलस और है, दूसरे प्लेन में और है, तीसरे प्लेन में और है। इसी तरह कॉपर के अंदर आप देखें तो कॉपर में भी डिफरेंट प्लेन्स के अंदर इलास्टिक मॉडुलस डिफरेंट है। इसी तरह आयरन के अंदर डिफरेंट प्लेन्स के अंदर, तीनों प्लेन्स के अंदर डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यूज हैं। टंगस्टन में भी डिफरेंट वैल्यूज हैं। आइसोटोपी की बात हो रही है। फिर उसके बाद आता है ये नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। आपको पता है दो तरह के मटेरियल्स हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। जो नॉन क्रिस्टलाइन है उनको हम अमॉर्फस भी कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लैक द सिस्टमैटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। डेफिनेटली नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो सिस्टमैटिक नहीं होगी और कहते हैं रेगुलर भी नहीं होगी, इरेगुलर सी होगी। सम टाइम्स सच मटेरियल्स आर कॉल्ड अमॉर्फस और अमॉर्फस का जो मीनिंग है विदाउट फॉर्म है। और सुपर कोल्ड लिक्विड भी है, सुपर कोल्ड लिक्विड भी हम इसको कहते हैं। इन एज मच एज, चूंकि कहता है कि देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर रिजेंबल्स दैट ऑफ द लिक्विड। कहता है कि उनकी जो नॉन क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है उनकी स्ट्रक्चर कहता है कि लिक्विड्स की तरह मिलती जुलती होगी। अब आगे फिगर आ रही है उस फिगर के अंदर दिखाया हुआ है क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन का फर्क दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखें, ये आगे आपके फिगर, ये फिगर है 2 डायमेंशनल स्कीम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डायोड SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SiO2 ये क्रिस्टलाइन है और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो अमॉर्फस में भी पाया जा रहा है। एक मटेरियल है जी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस दोनों में पाया जाता है। और इन दोनों फिगर्स में अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला निशान, ये सिलिकॉन एटम है और जो येलो वाला है ये ऑक्सीजन एटम है। हर सिलिकॉन एटम को 3 ऑक्सीजन एटम ने घेरा हुआ है, हर सिलिकॉन को 3 ऑक्सीजन ने घेरा हुआ है, हर सिलिकॉन को 3 ने घेरा हुआ है। इसमें क्रिस्टलाइन में भी किया हुआ है, ये क्रिस्टलाइन है और ये अमॉर्फस है। अमॉर्फस में भी आप देखें तो हर सिलिकॉन को 3 ऑक्सीजन एटम ने घेरा हुआ है। ठीक है, हर जगह पर ऐसा ही हो रहा है। क्रिस्टलाइन में भी ऐसा हो रहा है और अमॉर्फस में भी ऐसा हो रहा है, नॉन क्रिस्टलाइन में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जरा गौर से देखें। इसमें क्रिस्टल सिस्टम्स एक ही है, ये देखिए हेक्सागोनल हेक्सागोनल हेक्सागोनल, हर जगह हेक्सागोनल है, क्रिस्टलाइन है। ठीक है, इसमें देखें शेप, हर क्रिस्टल की अपनी शेप है। ये देखें, ये हेक्सागोनल नहीं है, इसकी कोई और शेप 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 है। तो अमॉर्फस के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है और जो क्रिस्टलाइन है उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट रेगुलर रिपीटिंग है। आप देखें
हर जगह पर हेक्सागोनल 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 स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, बल्कि डिफरेंट तरह की रेगुलर शेप्ड क्रिस्टल्स है यहाँ पे। लेकिन हर जगह पे एक सिलिकॉन को 3 ऑक्सीजन एटम से घेरा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। फिर वो कह रहा है कि ये जो अमॉर्फस है, अमॉर्फस स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल लिक्विड के साथ मिलती जुलती होती है। अब इस स्लाइड के ऊपर दोबारा आ जाते हैं, तो ये कहता है कि रैपिडली कूलिंग थ्रू द freezing temperature favors the formation of non-crystalline solids। कहता है जो रैपिड कूलिंग है, एक तो होती है ना स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग, एक है रैपिड कूलिंग। ठीक है, एक चीज को आपने मेल्ट किया है, मेल्ट करके उसकी आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग हो रही है। अगर उसकी आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग होगी तो वो जो मटेरियल है वो बनेगा क्रिस्टलाइन मटेरियल बनेगा। और अगर उसकी रैपिड कूलिंग हो रही है, कोई ऐसा एजेंट, ऐसा कोई चीज़ है, तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो रेगुलर नहीं होगी, बल्कि अमॉर्फस में हो जाएगी। कहते हैं रेगुलर कूलिंग थ्रू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, कूल कहाँ तक लेके जाना है, फ्रीजिंग तक उसको लेके जाना है, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन। रैपिड कूलिंग नॉन क्रिस्टलाइन नेचर को फेवर करती है, बट लिटिल टाइम इज अलाउड बिकॉज वो कहता है लिटिल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डरिंग प्रोसेस। उन्हें ऑर्डर करने के लिए, खास तरतीब में लेके आने के लिए टाइम चाहिए। और अगर आप उसको रैपिड कूलिंग करेंगे तो आपका जो मटेरियल है वो क्रिस्टलाइन नहीं बनेगा, बल्कि नॉन क्रिस्टलाइन बनेगा। कहता है मोस्ट मेटल्स नॉर्मली फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बट सम सिरामिक मटेरियल्स आर क्रिस्टलाइन। मेटल जो है वो फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट सिरामिक आर सिरामिक, कुछ सिरामिक जो हैं वो भी कहता है क्रिस्टलाइन है। मेटल्स तो कहता है आमतौर पे जब क्रिस्टलाइन ही होते हैं, जबकि कहता है वेयर एज अदर्स द इनऑर्गेनिक ग्लासेस आर अमॉर्फस, पॉलीमर्स आर मे बी कम्प्लीटली अमॉर्फस और सेमी क्रिस्टलाइन। पॉलीमर्स अमॉर्फस होंगी या सेमी क्रिस्टलाइन होंगी। मेटल्स को वो कह रहा है जी कि क्रिस्टलाइन है, कुछ सिरामिक जो हैं वो भी क्रिस्टलाइन हैं, और बाकी जो है वो इस तरह। कहते हैं क्रिस्टलाइन कंसिस्टिंग ऑफ द वेरियस डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। तो सेमीकंडक्टर्स में क्रिस्टलिनिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, पॉलीमर्स के अंदर तो अगर हम कोई नैनो पार्टिकल्स डाल देते हैं तो उसकी जो क्रिस्टलिनिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो डिपेंड करती है। उसके बाद फिर अगली स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। आखिरी इसका जो आर्टिकल है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन है। एक्सरे डायफ्रैक्शन के अंदर हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना, वो आप शायद इसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर आप एक्सरे डायफ्रैक्शन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, और मैंने आपको पढ़ाना नहीं है। तो जो हमने यूज़ करना है, हमने इसकी एग्जांपल दोनों कर लेनी है इस आर्टिकल में से, बाकी आप इसको बेशक स्किप कर देना, वहाँ जाके इसको आपने पढ़ लेना एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है XRD, एक पैटर्न दिखाया जा रहा है, XRD ग्राफ दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक मटेरियल की XRD आप करवाएं, एक सैंपल बनाएं, चाहे वो पॉलीमेरिक फिल्म बना लें या कोई सॉलिड मटेरियल सैंपल आप बना लें। जब आप XRD उसकी करवाते हैं तो इस तरह का उसका पैटर्न आपको मिलता है। ये जो पैटर्न है इसमें दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस होगा और एक इसका एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस के अंदर डायफ्रैक्शन एंगल थीटा, एक्स एक्सिस में थीटा, और वाई एक्सिस के अंदर इंटेंसिटी। और आप देखेंगे इसकी ये डिफरेंट पीक्स हैं। इसका जो XRD पैटर्न है ये बता रहा है कि ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है, क्रिस्टलाइन का है। क्रिस्टलाइन का XRD पैटर्न और होता है, अमॉर्फस का XRD पैटर्न और होता है। अमॉर्फस के अंदर पीक्स नहीं बनती, हम्स बनती हैं, हम्स होगी। क्रिस्टलाइन के अंदर ये पीक्स बनती हैं, शार्प पीक्स बनती। तो शार्प पीक से हमें पता चल जाएगा कि जो मटेरियल है ये क्रिस्टलाइन है, ये सेमी क्रिस्टलाइन है, या अमॉर्फस है। तो इसके XRD पैटर्न से ही हमें पता चल जाएगा। अब इस पैटर्न में आप देखें, इसके ये डिफरेंट प्लेन्स हैं। ये देखिए 110, ये मिरर इंडिसेस हैं। ये 200, ये देखें 220, ये देख लें, ये डिफरेंट उसके अंदर मिरर इंडिसेस इसके यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाली जो रिफ्लेक्शन है ये 111 से हो रही है। तो इस सैंपल में, ये पता नहीं कौन सा सैंपल है, इसी सैंपल का जो एक प्लेन है 111, उसकी रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है। इस प्लेन की ये रिफ्लेक्शन है, इस प्लेन की ये रिफ्लेक्शन है, तो डिफरेंट प्लेन्स की रिफ्लेक्शन होंगी, तो ये हमें पता चल जाएगा।
अच्छा, हमें करना क्या है, इससे XRD पैटर्न से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, 3 इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। एक तो हम इसमें पार्टिकल साइज, क्रिस्टलाइट साइज है वो हम निकाल सकते हैं। क्रिस्टलाइट साइज निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसे हम कहते हैं डिबे-शेरर फार्मूला। और क्रिस्टलाइट साइज जो है उसका फार्मूला होता है T = 0.9 लैम्डा ओवर बीटा कॉस थीटा। अच्छा, 0.9 तो इसका कांस्टेंट है, इसका शेप कांस्टेंट है, और ये स्फेरिकल का शेप कांस्टेंट 0.9 ही होता है। उसके बाद लैम्डा वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ के साथ आपने ये XRD ग्राफ लिया है, ये लैम्डा हो गया। उसके बाद बीटा कहाँ से आता है, फुल वेट एट हाफ मैक्सिमम है बीटा की वैल्यू, ये हम निकाल सकते हैं। इसी पैटर्न से हम बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और कॉस थीटा, ये वही थीटा है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लैम्डा, बीटा और थीटा तीनों वैल्यूज हम पुट कर दें तो हमारे पास क्रिस्टलाइट साइज निकल आएगा। ठीक है, इस प्लेन में क्रिस्टलाइट साइज और होगा, इसमें और होगा, इसमें और होगा, इसमें हर एक का डिफरेंट निकाल लेंगे, 3-4 ये हम साइज निकाल के उसके हम एवरेज ले लें तो हमारे पास मटेरियल का क्रिस्टलाइट साइज आ जाएगा। आम तौर पे तकरीबन हम हर XRD ग्राफ में शेरर फार्मूला तो ज़रूर ही लगाते हैं, क्रिस्टलाइट साइज तो हम लाजमी तौर पे निकालते हैं। तो इसके सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, सॉफ्टवेयर के अंदर वैल्यू डाल दो। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डालना, आपने सीधा डायरेक्ट इसकी वैल्यू लेनी है, लैम्डा, बीटा और थीटा। इसमें आप कैलकुलेटर के ऊपर रख के जनाब आप इसके साइज निकालना, ये तो कोई मसला है ही नहीं। लेकिन कैलकुलेटर भी इसके यहाँ पर अवेलेबल हैं, या फिर एक्सेल के ऊपर आप अपना कैलकुलेटर बना सकते हो। एक्सेल शीट के साथ एक फार्मूला जो है आप डेवलप कर लें और उसमें लैम्डा, बीटा और थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो ये 1 सेकंड के अंदर आपको उसका जो पार्टिकल साइज है, क्रिस्टलाइट साइज है, वो आपको दे देगा। एक तो ये फार्मूला है। अच्छा, और ये हमें पता है एक ये फार्मूला है, ये होता है 2d sin थीटा = m लैम्डा। ये क्या होता है, ये हमें होता है ब्रैग्स लॉ है। ब्रैग्स लॉ है, एक्स-रे डायफ्रैक्शन का जो लॉ है ब्रैग्स लॉ है, और ब्रैग्स लॉ का फार्मूला होता है 2d sin थीटा = n लैम्डा। ठीक है, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन होती है, वो होती है d sin थीटा = m लैम्डा। वो d है और ये 2d है, तो क्या रखना है आपने। तो यहाँ से ये हम थीटा भी निकाल सकते हैं, तो थीटा आ जाएगा n लैम्डा ओवर 2d। और ये d जो है वो क्या चीज़ है, किसी प्लेन का, ये d जो है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, दो प्लेन्स के दरमियान जो फासला है। ठीक है, DHKL कौन से प्लेन का आपस में, कौन से दो प्लेन्स का आपस में डिस्टेंस, बीच में जो डिस्टेंस है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये d आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा d निकालने का ये फार्मूला है d = a ओवर h² + k² + l², और इसका स्क्वायर रूट ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और उसका जो डायफ्रैक्शन एंगल है थीटा वो भी हम निकाल सकते हैं, और इसका जो पार्टिकल साइज है वो भी हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपने ये दोनों करनी है, ये एग्जाम्पल है जी 14 और 15, ये आपने दोनों करनी है। बाकी इस आर्टिकल को बेशक आप स्किप कर दें, अभी हमारे लिए स्किप कर दें, और उधर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर आपने इसको स्किप नहीं करना, वो लाजमी पढ़ना है। अब इसमें देखें एग्जाम्पल 14 के अंदर क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 14 है जी, कहता है कि फॉर ए BCC आयरन कंप्यूट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी डी आपने फाइंड करना है, ये कहा जा रहा है। फिर कह रहे हैं डायफ्रैक्शन एंगल थीटा आपने फाइंड करना है फॉर 220 प्लेन के लिए। 220 का मतलब है h कितना 2 है, k कितना 2 है, l कितना 0। ये देखें, ये आप h k l की वैल्यू यहाँ से मिल गई, यहाँ से ले लेना आपने। फिर कहता है द लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ आयरन इज 0.2866 नैनोमीटर। तो ये देखिए स्मॉल a की वैल्यू भी दे दी। तो जब आपको स्मॉल a की वैल्यू दे दी, h k l की वैल्यू दे दी, तो यहाँ से इंटरप्लेनर डिस्टेंस d जब आपने निकाल लेना। फिर कहता है assume that the monochromatic radiations have a wavelength of 0.1790। ठीक है, लैम्डा दे दिया, अब उसने लैम्डा दे दिया, ये देखें ये लैम्डा दे दिया, d आपने अभी निकाल लिया, n जो है n उसने आपको 1 दे दिया। कहता है कि b है, कहता है डायफ्रैक्शन एंगल निकालना है। पहले केस में कहता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग d निकालना है, दूसरे केस में वो कहता है डायफ्रैक्शन एंगल यानी थीटा आपने निकालना है। तो आपने थीटा भी निकाल लेना है, h k l दे दिया, a की वैल्यू भी दे दी उसने, और d आपने भी निकाल लिया, यहाँ से आपने थीटा निकाल लेना, और n की वैल्यू उसने दे दी है 1। तो ये भी इसी तरह की आपकी एग्जाम्पल 15 है, ये भी वही एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी आप निकाल लेना, ये इक्वेशन इसके अंदर यूज होगी। तो बुक के अंदर हल की हुई है, आप इसको कल के देखना, तो नहीं होगी तो फिर हम इसको दोबारा कर सकते हैं। हाँ जी, ये अब वो एग्जाम्पल है जो आपने कही थी कि आपसे ये हो नहीं रही। ये एग्जाम्पल है 3.3। इसमें क्या फाइंड करना है, ये बहुत आसान है, सिंपल सी ये एक एग्जाम्पल है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आपसे ये क्यों नहीं हुई।
एग्जाम्पल है डिटर्मिनेशन ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल वॉल्यूम। आपने सेल वॉल्यूम निकालना है और सेल वॉल्यूम किसका निकालना है? हेक्सागोनल का। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपके सामने है। हेक्सागोनल का जो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होगा, वॉल्यूम वही होगा बेस एरिया निकालें, ये वाला देखें बेस एरिया, बेस एरिया को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कहता है टर्मिनेशन ऑफ द HCP यूनिट सेल वॉल्यूम। इस यूनिट सेल का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले बेस एरिया। तो बेस एरिया को आपने इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी जो हाइट है वो C है, ये देखिए इसकी हाइट है C, ये C आ गई, ठीक है जी। अब वॉल्यूम निकालने के लिए ये बेस एरिया है इनटू ये हाइट है C। तो अब मसला क्या है? मसला इसका सिर्फ बेस एरिया निकालने का है। अब बेस एरिया निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो तरीके से मैंने किया हुआ है, एक तरीके से बुक में किया हुआ है। तो मेरा दोनों तरीके आप देख लेना। तो मुझे तो ये आसान लगा है कि मैंने इसका इस तरीके से कर लिया है। मैंने इसका बेस एरिया निकाला। मुझे पता है कि जो बेसल प्लेन है इसके 6 सेगमेंट हैं। ये देखिए 1 2 2 ये हैं और 2 ये प्ले सेगमेंट हैं, 2 ये सेगमेंट हैं, 2 ये सेगमेंट, 6 सेगमेंट हैं। और 6 सेगमेंट के अंदर 6 इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन रही हैं। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है √3/4a²। ठीक है, इसने इसकी डायमेंशन दे दी है। इसकी जो डायमेंशन है वो a है। ये उसने कहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल इन टर्म ऑफ इट्स a एंड c लैटिस पैरामीटर। यानी दो इसने लैटिस पैरामीटर दिए हैं। एक लैटिस पैरामीटर स्मॉल a है, जो ये स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a है, और दूसरा लैटिस पैरामीटर जो है इसका वो c है, वो z एक्सिस के साथ है। कहता है आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? इसका बेस एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाइट इसकी c है, बेस एरिया निकालना है। 6 इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर एरिया निकालने का ये फार्मूला आप जरा नेट के ऊपर सर्च करें। आप लिखें कि इक्विलेटरल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा। ये रिलेशनशिप है √3/4a²। चूंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसका बेस एरिया निकाल दें। तो आप इसको हल कर लें, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3a² √3/2, और c से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो पहला जो है इसका पार्ट था कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। दूसरे में कहता है कि नाउ प्रोवाइड एन एक्सप्रेशन फॉर दिस वॉल्यूम इन टर्म ऑफ द एटॉमिक रेडियस r को भी इसमें शामिल करें। अब वो कहता है कि r और c की टर्म में इसका आंसर लेके आए। r और c की टर्म, अब इसका जो r है वो क्या है? a इधर है, a इधर है, तो a और a क्या हो जाएगा? 2a। तो 2a जो है वो r हो जाएगा, 2a r। तो यहाँ पे 2a को आप r पुट करके इसमें देखेंगे तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा इन टर्म ऑफ r एंड c। तो पहले केस में उसने कहा जी a और c के टर्म में आप फाइंड करें वॉल्यूम, और दूसरे केस में वो कहता है जी कि आप a और r के टर्म में वॉल्यूम फाइंड करें। तो ये हमारा जनाब चैप्टर ख़त्म हो गया है और ये इसकी लास्ट स्लाइड है। तो इसमें आप मुझे बता दें कोई प्रॉब्लम है तो। आखिरी एग्जांपल की समझ आ गई है? जी सर, लगी समझ अब इसकी। अच्छा, तो पहले उसने वो हमने बुक वाले ने ना बुक वाले ने पैरेलल पाइप बनाई है। ये देखे ना AECD, ये वाला जो AECD है ना, ये पैरेलल पाइप्ड है, ये पैरेलल पाइप्ड है। उसने इस पैरेलल इसमें उसने कहा जी बेस एरिया के अंदर ना 3 पैरेलल पाइप्ड है। एक AEDC, एक ये वाली पैरेलल पाइप्ड है, एक ये वाली पैरेलल, आधी ये और आधी ये, इनको मिला के उसने कहा जी ये 3 इसमें पैरेलल पाइप्ड है। और हर पैरेलल पाइप्ड का उसने फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया। जिस तरह मैंने हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, उसने पैरेलल पाइप्ड का फार्मूला लिख को 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो आपकी मर्जी है, आप उसको समझ लग रही थी कि वो कैसे निकला। हाँ, तो उसने कहा जी ये पूरे बेस एरिया समझा दी। हाँ, उसने कहा जी बेस एरिया के अंदर 3 पैरेलल पाइप्ड हैं। मैंने कहा जी बेस एरिया के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस इतना ही फर्क है मेरा और उसमें। ठीक है, उसने पैरेलल पाइप्ड वाला फार्मूला लगा दिया, मैंने उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लगा दिया और ये निकाल लिया। अच्छा, इससे ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, और इसके ऊपर फिर ये वाला, ये एग्जांपल्स हैं, ये देख रहे हैं, ये वाली जो स्लाइड 19 है, ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल में, इसमें कोई मसला नहीं है। सिंपल फार्मूले हैं, ये सिंपल फार्मूले हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी,
उसके बाद आप आ जाएं जी, उसके बाद एक ये वाली थी, ये देखें अब किसको ये समझ नहीं आई मुझे बताएं। अब ये 13 एग्जाम्पल है। मिलर इंडिसेस, आज के आर्टिकल में मिलर इंडिसेस ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये इसका था 4 इंडिसेस सिस्टम, और ये HKIL वाला है, 4 है HKI और L। तो इसमें सिर्फ आपने फार्मूला वही है, सिर्फ आपने इसके इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है ABC की, बस और कुछ भी निकालना। अगर किसी को नहीं समझ आई तो अभी मुझे बता दें, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। कहता है जी आपने 13 एग्जाम्पल है, कहता है टर्मिनेशन ऑफ द मिलर ब्रेविस इंडिसेस। मिलर ब्रेविस इंडिसेस वही होते हैं 4 वाले। कौन से हैं? 4 इंडिसेस सिस्टम। कौन से हैं? HKIL वाले 4 है। कहता है कि मिलर ब्रेविस सिस्टम के अंदर आपने इसके मिलर ब्रेविस सिस्टम में इंडिसेस आपने निकालने हैं फॉर ए प्लेन। ये जो प्लेन उसने हाईलाइट किया है विद इन द हेक्सागोनल यूनिट सेल। मैंने आपको बताया था एक यूनिट सेल के अंदर कई प्लेन्स हो सकती हैं, और एक प्लेन कैसे बनता है? कम से कम 3 पॉइंट को मिलाने से बनता है। वो 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट भी हो सकते हैं, 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, इन्फिनिट पॉइंट भी हो सकते हैं। तो कम से कम 3 पॉइंट होंगे तो प्लेन बनेगा। अगर सिर्फ 2 पॉइंट होंगे तो वो बनेगा, लाइन बनेगी। 3 पॉइंट होंगे तो प्लेन बनेगा। तो आपने प्लेन बनाना है। तो इसका ये जो प्लेन है ये कहाँ कहाँ से कट रहा है, कहाँ कहाँ खड़ा है, सिचुएटेड कहाँ है पे है। आपने इसके इंडिसेस निकालने। इंडिसेस होते हैं HKIL, ठीक है। और HKI तो सिंपल है, आपने H और K को जमा करके माइनस का साइन लगा देना है तो I हो गया HKIL। तो इसमें बाकी 3 रह गए, H और K और L 3 है। H का फार्मूला NA ओवर कैपिटल A, K का NA ओवर कैपिटल B, L का NC ओवर कैपिटल C। क्यूबिक और हेक्सागोनल में फर्क है थोड़ा सा। क्यूबिक के अंदर 3 एक्सेस हैं, X, Y और Z। हेक्सागोनल के अंदर 4 एक्सेस हैं, A1, A2, A3 और Z, 4 एक्सेस हैं, ठीक है। क्यूबिक के अंदर 3 लेटिस पैरामीटर हैं। कौन से लेटिस पैरामीटर हैं? X एक्सेस वाली लेंथ A, Y वाली लेंथ B, Z वाली लेंथ C। 3 लेटिस पैरामीटर्स हैं, ठीक। और हेक्सागोनल के अंदर 4 लेटिस पैरामीटर्स हैं। सॉरी, हेक्सागोनल के अंदर 2 लेटिस पैरामीटर हैं। 2 लेटिस पैरामीटर कौन से हैं? एक स्मॉल a है और एक C है। स्मॉल ए क्या चीज़ है? ये एज टू एज लेंथ स्मॉल ए, एज टू एज लेंथ स्मॉल ए, और इसके अंदर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रही हैं उनकी जो लेंथ है वो भी स्मॉल है। अंदर ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल। इस ट्राइंगल के अंदर ये स्मॉल ए लेंथ, ये भी स्मॉल ए लेंथ और ये भी स्मॉल ए लेंथ, ठीक है। तो हमारे लिए आसानी ये है कि इसका जो बेसल प्लेन है, इसके बेसल के प्लेन के ऊपर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, यानी इसके जो पैरामीटर है वो स्मॉल ए ही होगा पूरे बेसल प्लेन का। और बाकी इसकी जो है वो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो Z के साथ है और वो C है। तो 2 इसके लेटेस्ट पैरामीटर होंगे, एक स्मॉल ए होगा और एक स्मॉल C होगा। और बेसल प्लेन के अंदर H भी बेसल प्लेन के अंदर है, I भी बेसल प्लेन के अंदर है, K भी, तीनों तो बेसल प्लेन के अंदर है। और बाकी Z के साथ जो है वो L है। लिहाजा H का फार्मूला हो जाएगा NA ओवर कैपिटल A, K का हो गया NA ओवर कैपिटल B हो जाएगा। और ये तो वही क्यूबिक वाला है, ये चेंज नहीं हुआ। हेक्सागोनल और इसमें क्या चेंज आई है? हेक्सागोनल के अंदर H होता है A ओवर कैपिटल A, K होता है B ओवर कैपिटल B। तो यहाँ पर B होता है, यहाँ पर B है भी नहीं, यही है, ठीक है। तो इसका मसला तो हल हो गया। बाकी रह गया अब इंटरसेप्ट की बात करें कि ये प्लेन जो है वो कहाँ कहाँ से इसको काट रहा है, ठीक है जी। अब जब हम H की बात करते हैं तो हम किसके साथ आ जाते हैं? हम A1 के साथ आ जाते हैं। जब हम K की बात करेंगे तो A2 के साथ बात करेंगे। जब हम I की बात करेंगे तो A3 के साथ आ जाएंगे। जब हम L की बात करेंगे तो हम Z के साथ आ, यही फर्क है। तो 4 हैं जी इसके इंडिसेस, H, K, I और L। ये A1 के साथ, ये A2 के साथ, ये A3 के साथ और ये Z के साथ। अच्छा, ये A1 को कहाँ काट रहा है? ये देखें, ये ओरिजिन है और ये इसका एज है। ओरिजिन और एज, और इसी एज के ऊपर A1 है। लिहाजा ये जो लेंथ है ये स्मॉल ए होनी है। अगर ये पीछे होती तो माइनस ए होती, ये आगे की तरफ लेंथ है, यहाँ पे टच कर रहा है तो ये स्मॉल ए ही आ गया। और आगे आगे जी के किसके साथ होना है? ये के किसके साथ होना है? A1 है, ये A2 के साथ होना है। A2 किधर है? ये इस तरफ A2 है। ओरिजिन से लेके पीछे की तरफ जाएंगे तो A2 है, इस तरफ जाएंगे ओरिजिन से पीछे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू है, और आगे की तरफ आएंगे तो फिर नेगेटिव वैल्यूज होंगी।
तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसको टच कर रहा है, ये आगे वाली वैल्यू है। इसका मतलब है पीछे वैल्यू स्मॉल है तो आगे आएंगे तो माइनस से आएगी। ये देखिए ये माइनस से लगी हुई है, बस यही फर्क था और कोई भी फर्क नहीं। बाकी रह गया सी, तो आपको पता ही है, तो ये सी ही है। तो ये ए आ गया, माइनस से आ गया, 1 -1 और 0। एच आ गया कि ए आ गया, दोनों को ऐड करके माइनस लगा लेंगे तो आई आ जाएगा, और ये वही है। देखिए इंटरसेप्ट, अब देखिए ये जहाँ पर ये देखें ना, ये आपका जो प्लेन है ये आगे है, यहाँ से कट कर रहा है, एक यहाँ से है एक यहाँ से है। अगर हम A1 के साथ आए तो ये प्लस ए है, और अगर हम A2 के साथ आए तो ये जो A2 वाले एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, ये पीछे पॉजिटिव वैल्यू में नहीं कट रही है, नेगेटिव वैल्यू में कट रही है। लिहाजा बी जो पॉइंट है, बी इंटरसेप्ट है, माइनस ए आ जाएगा। जी सर ठीक है। ओके, बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर ज़रा गौर करें तो इनकी भी समझ आएगी कि ये 0001 क्यों है। ठीक है, A1 के साथ भी पैरेलल है, A2 के साथ भी पैरेलल है, A3 के साथ भी पैरेलल है, और ये इसको C को काट रहा है, Z एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, इसके बाद ये ओरिजिन है, ये 1 हो गया, और दूसरा 1 जो है वो कहाँ आ गया, ये Y है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीसरे को ये काट नहीं रहा, लिहाजा ये 0 हो गया। तो ये प्लेन हो गया। ये देखिए ये 4 कॉर्नर वाले तो इसमें आ गए, और 5वां जो है वो देखना है हमने, चूंकि ये बॉडी सेंटर्ड है तो पूरे यूनिट सेल के सेंटर में एक एटम लगा हुआ है। अगर हम इसके डायगोनल्स को मिला देना तो ये यहाँ पर ये टच कर रहा है, लिहाजा इसकी अरेंजमेंट के अंदर A डैश, B डैश, C डैश, D डैश और E डैश आ जाएंगे, और इसी तरह FCC के अंदर ये आ जाएंगे।